हे गाइस, वेलकम बैक। मेरे चैनल को सपोर्ट करने और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हम फाइनली वापस आ गए हैं एक ब्रांड न्यू सीजन 2 के साथ। और जो भी देख रहा है सबको हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे 24 आवर्स के अंदर 2000 लाइक्स चाहिए, साथ ही मुझे 400 कॉमेंट्स भी चाहिए। तो नीचे कॉमेंट करें कि हमारी फार्म फैमिली में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। और गुड न्यूज ये है कि न्यू एपिसोड्स हर फ्राइडे आएंगे, तो इसे मिस ना करें। एपिसोड की शुरुआत एलिन से होती है। वो बहुत परेशान दिख रही है, इतनी परेशान कि वो शांत खड़ी भी नहीं रह सकती। वो बेचैनी से एक जगह से दूसरी जगह टहल रही है, अपने नाखून ऐसे चबा रही है जैसे उसके ख्याल उसे जिंदा चबा रहे हों। वो जितना भी सोच ले उसे ऐसा लग रहा है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सियोजुन को 67th फ्लोर पर भेज दिया और वो जगह एक डेथ जोन है। एलिन अपने क्रिस्टल बॉल के जरिए देखती है और उसके पेट में डर के मारे मरोड़ उठने लगती है। हजारों और हजारों ब्लैक लोकस्ट्स वहां घूम रहे हैं, एक चलता फिरता तूफान, एक जिंदा बुरा सपना। और एलियन के दिमाग में एक ही ख्याल बार बार खंजर की तरह चुभ रहा है, क्या सियोजुन वहां मर जाएगा। एलियन खुद को पलक झपकने भी नहीं लेती। वो बस क्रिस्टल बॉल को घूरती रहती है जैसे कि सिर्फ उसकी आंखें ही उसे बचा लेंगी। लेकिन तभी वो टूट जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर को अनब्लॉक करती है, क्रिस्टल बॉल जगमगाती है और जैसे ही उसके ग्रैंडफादर सामने आते हैं वो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है जब वो अपनी पोती से माफी मांगते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो उन्हें माफ कर दे। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो सियोजुन के साथ फिर कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। एलियन पिघलती नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। वो अभी गुस्से में नहीं है, वो दहशत में है। एलियन उनसे कहती है कि वो उन्हें माफ कर देगी, लेकिन उसने गलती से सियोजुन को 67th फ्लोर पर भेज दिया है, जहां हजारों लोकस्ट्स इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वो जानना चाहती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर सियोजुन की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। एलियन इस टावर की मैनेजर है और अगर वो मदद करना चाहे भी तो नहीं कर सकती। वो यहाँ फंसी हुई है, वो सिर्फ तमाशा देख सकती है। उसके ग्रैंडफादर काइजर शांत हो जाते हैं। वो एक पल के लिए रुकते हैं, अपनी पोती को चिंता से कांपते हुए देखते हैं, फिर वो बोलते हैं। उनकी आवाज स्थिर होती है, चिंता मत करो एलिन। काइजर कहते हैं कि वो इंसान ब्लैक टावर में खुद आया था। टावर ने सियोजुन को अपने अंदर बुलाया था। सियोजुन कोई आम इंसान नहीं है। काइजर एलियन को याद दिलाते हैं कि सियोजुन कितने लंबे समय से सरवाइव कर रहा है। उसने कितने सारे मॉन्स्टर्स के साथ दोस्ती की है। एक नॉर्मल ह्यूमन ये नहीं कर सकता था। एक नॉर्मल ह्यूमन या तो मर जाता या मॉन्स्टर्स को मारकर उन्हें अपना दुश्मन बना लेता। लेकिन सियोजुन अलग है। सियोजुन मॉन्स्टर्स से डरता नहीं है, वो उनसे प्यार करता है, वो उन्हें पसंद करता है। और यहाँ के मॉन्स्टर्स सियोजुन को फैमिली की तरह मानते हैं। सियोजुन खतरनाक मॉन्स्टर्स को कमांड भी दे सकता है और उनसे मिलजुल कर काम करवा सकता है। काइजर खुलकर उसकी तारीफ करते हैं। सियोजुन आम इंसानों जैसा नहीं है। फिर काइजर कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे एलिन की आंखें फैल जाती हैं। द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, एलिन, तुमने एक ऐसे इंसान को चुना है जो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। एलिन हैरान रह जाती है। उसका डर गायब नहीं होता, लेकिन उसका सीना थोड़ा हल्का महसूस होता है। और फिर हमें सियोजुन दिखता है। उसने एक डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट अपने मुंह पर ऐसे दबाया हुआ है जैसे कोई अजीब सा सिगार हो, और उसके चेहरे पर एक टशन वाली मुस्कान है। उसके हाथ में वही डैगर है और उसके साथ खड़े हैं उसके दोस्त थियो, बेबी बेयर, ब्लैक वॉरियर रैबिट और रैबिट किंगडम की प्रिंसेस। और फिर हमें दिखता है असली नजारा। सियोजुन और उसकी टीम ब्लैक लोकस्ट्स को काट रहे हैं। वो संघर्ष नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, वो बिना किसी मेहनत के उन्हें काट रहे हैं। थियो एक धमाके के साथ नीचे उतरता है। जैसे ही उसके पंजे जमीन पर लगते हैं वो एक ब्लैक लोकस्ट को सफाई से काट देता है। फिर वो सियोजुन की तरफ देखता है और चिल्लाता है, अगर तुम्हारे पास डिटॉक्सिफाइंग अनियन नहीं होता तो हम मुसीबत में पड़ सकते थे। सियोजुन शांत रहता है। वो कहता है कि उसे पता था कि इमरजेंसी हो सकती है और इसलिए वो हमेशा तैयार रहने की कोशिश करता है। और फिर रेड रिबन प्रिंसेस आगे आती है। उसकी आंखें फोकस के साथ चमक रही हैं। वो अपना मैजिक स्पेल एक्टिवेट करती है, वाटर जेट। एक सिंगल अटैक में, एक सिंगल स्लैश में सैकड़ों ब्लैक लोकस्ट्स एक साथ हिट होते हैं। वो ऐसे गिरते हैं जैसे कोई लहर टूट कर गिर रही हो। सियोजुन यकीन नहीं कर पाता और देखता रह जाता है। रेड रिबन प्रिंसेस 50 से ज्यादा लोकस्ट्स को काट रही है और लोकस्ट्स बदल रहे हैं। रेड वाले पर्पल में बदल जाते हैं और सिस्टम तुरंत सियोजुन को बताता है कि उसके साथी ने पर्पल लोकस्ट्स को मार दिया है और सियोजुन को इसकी वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। सियोजुन का दिल खुश हो जाता है। वो खुश है, ये फाइट फाइनली उसे लेवल अप करने और ज्यादा पावरफुल बनने का मौका देगी। सियोजुन थोर का डैगर को पकड़ता है और निशाना लगाता है। फिर वो स्लैश करता है। 10 रेड लोकस्ट एक साथ गिरते हैं। बेबी बेयर सियोजुन के पीछे रहता है, उसे एक दीवार की तरह प्रोटेक्ट करते हुए। लेकिन अचानक एक पर्पल लोकस्ट प्रकट होता है। वो चुपके से सियोजुन के पीछे जाता है, उसकी गर्दन पर निशाना लगाते हुए। एक क्लीन कट, एक साइलेंट किल। थियो की आंखें फैल जाती हैं। थियो पैनिक करता है, सियोजुन संभल के। ब्लैक वॉरियर रैबिट भी घबरा जाता है, लेकिन सियोजुन बस मुस्कुराता है, एक निडर मुस्कान। वो ग्रीन अनियन अभी भी उसके मुंह पर सिगार की तरह है, जैसे वो पार्क में टहलने का मजा ले रहा हो। सब ठीक है। फिर सियोजुन की बॉडी से एक ब्लू ऑरा निकलती है। पर्पल लोकस्ट सदमे में वहीं जम जाता है और अगले ही पल सियोजुन एंटर करता है सुपर सायन ब्लू मोड में। एक ब्लू फ्लेम उसकी बॉडी से फूट पड़ती है।
छोटी नहीं और नाजुक भी नहीं, ये उसके चारों तरफ एक डिवाइन एक्सप्लोजन की तरह फैल जाती है और सैकड़ों पर्पल लोकस्ट राख में बदल जाते हैं। ये फ्लेम इतनी स्ट्रांग है कि थियो और रेड रिबन प्रिंसेस भी दूर से इसकी गर्मी महसूस करते हैं। थियो इतना शॉक हो जाता है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लार लगभग टपकने ही वाली होती है। रेड रिबन प्रिंसेस भी हैरान दिखती है, यहाँ तक कि उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो क्या देख रही है। सियोजुन अपने ऑरा के साथ फार्मिंग जारी रखता है। डैगर सियोजुन के पास वापस आता है जैसे वो जिंदा हो, वापस आते हुए रास्ते में और भी लोकस्ट्स को काटते हुए। ये 50-60 पर्पल लोकस्ट्स को ऐसे काट देता है जैसे वो कागज हो। सियोजुन शांति से कहता है कि वो फ्लेम से व्हाइट फ्लेम लाया था, वो तैयार था। फाइनली डैगर उसके हाथ में वापस आता है। सियोजुन फिर से मुस्कुराता है, अपने चेहरे पर डिटॉक्सिफाइंग अनियन को एडजस्ट करता है और कहता है, मैं अब यहाँ सबसे कमजोर नहीं हूँ। बेबी बेयर एक्साइटमेंट से फट पड़ता है, उसकी आंखें आतिशबाजी की तरह चमक उठती हैं। वो गर्व से चिल्लाता है, मेरे डैड ऑसम है। और कहीं दूर आइलीन की क्रिस्टल बॉल चमकती रहती है, उसे सच्चाई दिखाते हुए। सियोजुन किसी डेथ जोन में नहीं फंसा है, लोकस्ट्स उसके साथ फंसे हैं। वो कूल ऑरा देखने के बाद बेबी बेयर पूरे एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, सियोजुन को ऑसम बुलाते हुए। रेड रिबन प्रिंसेस, जो सच में मानती है कि सियोजुन एक ब्लैक ड्रैगन है, हैरानी से देखती है और गहरे सम्मान के साथ कहती है, कोई एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से और क्या उम्मीद कर सकता है। फिर उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहती है कि ये कितना अच्छा होता अगर सियोजुन वहां होता जब उसका किंगडम तबाह हो रहा था। अगर सियोजुन वहां होता तो शायद उसका किंगडम कभी गिरता ही नहीं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुसीबत अभी टली नहीं है। सियोजुन ऊपर देखता है और जो वो देखता है उससे उसका पेट कस जाता है। हजारों और हजारों ब्लैक लोकस्ट्स हवा में घूम रहे हैं, एक जिंदा धुंध की तरह। सियोजुन और उसकी टीम पर्पल लोकस्ट्स को मारती रहती है, लेकिन गिनती कम होती हुई नहीं लगती। ये खत्म नहीं हो रहे। थियो सबसे पहले नोटिस करता है। वो कहता है कि भले ही वो पर्पल लोकस्ट्स को मारते रहें, ये खत्म नहीं होगा। उनके डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट्स गिने चुने हैं। दिक्कत उनकी ताकत नहीं है। वो पर्पल लोकस्ट्स को हरा सकते हैं, लेकिन वो जहर, अगर डिटॉक्सिफाइंग अनियन खत्म हो गए तो सब जहर से मर जाएंगे। ब्लैक वॉरियर रैबिट हाँ में सिर हिलाता है। बेबी बेयर भी मानता है, सियोजुन भी मानता है। सियोजुन अपने साथियों को ध्यान से देखता है। उनकी सांसें भारी हो रही हैं, उनकी चाल धीमी हो रही है, वो थक रहे हैं। सियोजुन अपने दांत पीसता है। वो सोचता है कि वो मिनोटॉर और आयोना की तरह इतना ताकतवर नहीं है कि हर पर्पल लोकस्ट को मार सके। वो सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर आयोना यहाँ उसके साथ होती। तभी सियोजुन को एक अजीब सा आइडिया आता है। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। सियोजुन जल्दी से अपनी इन्वेंट्री से एक की निकालता है। वो की और अचानक उसके दिमाग में एक प्लान बनता है। सियोजुन कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन बहुत सारे पर्पल लोकस्ट उसकी तरफ लपकते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हुए इससे पहले कि वो कुछ कर सके। सियोजुन तुरंत रिएक्ट करता है। वो की यूज करता है और उनके ठीक सामने एक दरवाजा खोल देता है। ये वही दरवाजा है, वही जहां उसे गोल्डन बैट मिला था, वो मिस्टीरियस डोर जो सियोजुन को स्कैरम ने दिया था। वो उसे एक्टिवेट करता है। दरवाजा घूमता है और जोर से बंद होता है। पर्पल लोकस्ट उस टक्कर में कुचल जाते हैं, दरवाजे से टकराकर तुरंत मर जाते हैं। सियोजुन दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है। वो आयोला का नाम पुकारता है, क्योंकि आयोना इस कमरे को बेहतर बनाने के लिए पहले इसके अंदर गई थी। और अगर सियोजुन की थ्योरी सही है तो आयोना को अभी भी अंदर होना चाहिए। और देखो, सियोजुन सही है, आयोना वहां है। आयोना दरवाजे से बाहर निकलती है और तुरंत अपनी नाक से कोड़ लेती है। वो हवा में जहर की बदबू सूंघती है और कहती है, यहाँ इतना जहर क्यों है? सियोजुन उसे बीच में ही रोक देता है, समझाने का टाइम नहीं है, मैं बाद में समझाऊंगा। क्या तुम पर्पल लोकस को मार सकती हो? आयोना सियोजुन के पीछे देखती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। हजारों और हजारों पर्पल लोकस्ट उनकी तरफ भागे आ रहे हैं, एक समुद्री तूफान की तरह। वो थियो को भी नोटिस करती है और थियो को चोट लगने का ख्याल उसे तोड़ देता है। उसका चेहरा खतरनाक हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो थियो को खरोच भी नहीं आने देगी। आयोना अपना हाथ उठाती है और सबसे खतरनाक एरिया ऑफ अटैक स्पेल्स में से एक एक्टिवेट करती है, इलेक्ट्रिक शॉक। एक सिंगल स्ट्राइक एक पर्पल लोकस को हिट करती है और फिर एक चेन रिएक्शन बाहर की तरफ फूट पड़ता है। बिजली एक लोकस से दूसरे में ट्रांसफर होती है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तेज और तेज, जब तक कि वो झटका पूरे झुंड में एक बिजली के श्राप की तरह न फैल जाए। पर्पल लोकस फटना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी पॉप होती है और पटाखों की तरह एक्सप्लोड होती है। टुकड़े हर जगह उड़ते हैं। ये जंगली है और ये खतरनाक है और किसी तरह ये एक न्यू ईयर के पटाखों जैसा लग रहा है। एक डरावना लेकिन खूबसूरत नजारा। सियोजुन एक अजीब सा चेहरे के साथ देखता है। बेबी बेयर मुंह खोलकर देखता है। थियो ऐसे देखता है जैसे वो कोई चमत्कार देख रहा हो। रेड रिबन प्रिंसेस भी हैरान है और यहाँ तक कि ब्लैक वॉरियर रैबिट बुरी तरह शर्मा रहा है, क्योंकि उसका पूरा फोकस अब लोकस्ट पर है ही नहीं, वो रेड रिबन प्रिंसेस के चेहरे पर है और उसके रैबिट केक्स पर। ब्लैक वॉरियर रैबिट प्यार में पड़ गया है। डैम, क्या बंदा है। सियोजुन राहत की सांस लेता है। वो आयोना को थैंक यू बोलने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी पल सिस्टम सियोजुन को बताता है सियोजुन ने एक बार में 1 लाख से ज्यादा पर्पल लोकस्ट को मार दिया है और इस वजह से सियोजुन ने 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। सियोजुन बहुत लेवल अप करता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, अभी भी 7 बिलियन पर्पल लोकस्ट जिंदा है। सियोजुन का चेहरा उतर जाता है। 7 बिलियन,
बेबी बेयर भी सदमे की वजह से अपने छोटे फॉर्म में वापस आ जाता है। इस बीच ब्लैक वॉरियर रैबिट अभी भी रेड रिबन प्रिंसेस को घूर रहा है, बिल्कुल बेशर्म होकर। आयोना कहती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इतने सारे पर्पल लोकस मार दिए हैं, झुंड वापस अपने लाल रूप में आ जाएगा। लेकिन ये कहते हुए आयोना अचानक लड़खड़ाती है। जहर अभी भी बहुत स्ट्रांग है, उसे अजीब लग रहा है, वो बेहोश होने वाली है। इससे पहले कि मैं गिरूं, थियो उसकी तरफ भागता है। वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। फिर थियो प्यार से एक डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट आयोना के मुंह के पास रखता है और उसे खाने को कहता है, ये उसे ठीक कर देगा। थियो ये नॉर्मल तरीके से कोमल और दयालु लहजे में कहता है, लेकिन आयोना की नजरों में थियो एक राजकुमार जैसा लगता है। थियो प्यारा लग रहा है, थियो केयरिंग लग रहा है। थियो उसकी तारीफ भी करता है। वो आयोना को बताता है कि उसका मैजिक ऑसम था। वो कहता है कि उसने उन सारे पर्पल लोकस को एक बार में मार दिया। थियो बस सच बोल रहा है, लेकिन आयोना का चेहरा लाल हो जाता है। वो जोर से ब्लश करती है। वो डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट अपने मुंह पर रखती है और थियो के चेहरे को घूरती रहती है। उसकी पूरी बॉडी में झंझनाहट होने लगती है। इस बीच ब्लैक वॉरियर रैबिट कुछ इंपॉर्टेंट बोलता है। वो कहता है कि वो अब कोई लोकस्ट एनर्जी महसूस नहीं कर सकता। थियो हाँ में सिर हिलाता है। वो कहता है कि वो सच में खुश है। फिर सियो जुन सबको देखता है और रियलाइज करता है कि सब थक गए हैं और उन्हें आराम करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन वो इस कीचड़ भरे पानी में आराम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन क्योंकि आयोना ने उस मिस्टीरियस डोर को ठीक कर दिया था और इत्तेफाक से अब उनके पास एक मिस्टीरियस डोर है जिसे पनाह की तरह यूज किया जा सकता है, तो सियो जुन सबको अंदर आने और आराम करने के लिए इनवाइट करता है। धीरे से वो मिस्टीरियस डोर खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर से एक अजीब सी गर्माहट बाहर फैलती है। जैसे ही सब कमरे में एंटर करते हैं वो हका बका रह जाते हैं। थियो और सियो जुन शॉक हो जाते हैं। उसका मुंह खुला रह जाता है। जो कुछ भी अंदर है ये वो नहीं है जो उसने एक्सपेक्ट किया था। और दूसरी तरफ छोटी क्यूट आयोना आराम से थियो के सिर पर बैठी है, ऐसे आराम कर रही है जैसे वो वहीं की रहने वाली है, जैसे दुनिया फाइनली अभी के लिए शांत है। फाइनली मिस्टीरियस डोर का अंदर का हिस्सा रिवील होता है और ये सच में बदल गया है। पहले ये अंधेरा और धुंधला था, एक गंदे तहखाने जैसा जिसमें से गीले पत्थर और बुरी यादों की बदबू आती थी, लेकिन अब ये एक आरामदायक कमरे में बदल गया है। वहाँ एक सोफा है, एक डाइनिंग टेबल, एक अच्छा सा मैट और यहाँ तक कि बीच में एक गर्म कैंप फायर धीरे धीरे जल रही है, हर चीज पर रोशनी फैलाते हुए। सियो जुन ध्यान से चारों तरफ देखता है। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं जब वो कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज करता है। ये आइटम हद से ज्यादा ओपी है। इस दरवाजे के साथ सियो जुन टावर के अंदर कहीं भी एक सेफ जोन बना सकता है, एक सेफ हाउस, एक ऐसी जगह जहां वो और उसके साथ ही सांस ले सके, रिकवर कर सके और सरवाइव कर सके। और सबसे डरावना हिस्सा ये है कि कोई भी इस दरवाजे में सियो जुन की परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता। कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई भी नहीं। सियो जुन रियलाइज करता है कि ये सिर्फ काम का नहीं है, ये खतरनाक हद तक पावरफुल है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है जब वो गहरी सोच में पड़ जाता है, ये समझते हुए कि इससे सब कुछ कितना बदल सकता है। बैकग्राउंड में थियो और आयोना आराम से बात कर रहे हैं। उनकी आवाजें अब शांत हैं क्योंकि तुरंत वाला खतरा टल गया है। रेड रिबन प्रिंसेस अपनी नॉर्मल टेबल पर ऐसे बैठी है जैसे वो इस जगह की मालिक हो, अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर रखे हुए, जैसे राजघराने के लिए ये बस एक और दिन हो। और हमेशा की तरह ब्लैक वॉरियर रैबिट अभी भी रेड रिबन प्रिंसेस को ऐसे घूर रहा है जैसे उसकी आत्मा उसकी बॉडी छोड़ चुकी हो। वो शर्मा रहा है, अपनी ही सपनों की दुनिया में पूरी तरह खोया हुआ। शायद पहले से ही उनकी शादी इमेजिन कर रहा है और किसी ने उससे पूछा भी नहीं। तभी सियो जुन कुछ अजीब नोटिस करता है। बेबी बियर कुछ खा रहा है। सियो जुन मुड़ता है और उससे पूछता है कि वो क्या खा रहा है, और बेबी बियर तुरंत घूमता है चमकी हुई आंखों के साथ, एक बच्चे की तरह एक्साइटेड जिसने अभी अभी खजाना ढूंढ लिया हो। जो भी वो पकड़े हुए हैं वो उसे सियो जुन को ऑफर करता है और उसे डैडी बुलाता है। बेबी बियर गर्व से कहता है ये पर्पल लोकस्ट का एक जोड़ा है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन जिस पल सियो जुन उसे पास से देखता है बदबू उसे हिट करती है। पर्पल लोकस्ट का मीट नॉर्मल मीट से भी ज्यादा गंदा स्मेल कर रहा है, इतना कि एक बड़ा आदमी अपनी पूरी जिंदगी पर सवाल उठा ले। सियो जुन और थियो दोनों अजीब से चेहरे बनाते हैं, पोलाइट स्माइल जबरदस्ती लाते हुए जब वो कहते हैं कि ये डिलिशियस लग रहा है, लेकिन वो इसे खाना नहीं चाहते। उनकी आवाजें सरकास्टिक हैं, बहुत सरकास्टिक, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि बेबी बियर बुरा फील करे और अपने अजीब से छोटे मील को एंजॉय करना बंद कर दे। फिर भी सियो जुन कुछ अजीब नोटिस करता है। मीट गंदा दिखता है, लेकिन स्मेल वो मीठी स्मेल कर रहा है, और टेक्सचर, कलर वो चिकन जैसा दिख रहा है। वो सच में चिकन जैसा दिख रहा है। सियो जुन की आंखें फैल जाती हैं जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो और उसे एक आइडिया आता है। वो धीरे से अपना सिर आयोना की तरफ घुमाता है और उसका नाम पुकारता है। वो पूछता है कि क्या वो आग का टेम्परेचर बढ़ा सकती है और उसकी बात मान सकती है। आयोना तुरंत मान जाती है बिना कोई सवाल किए। और सच कहूं तो हर कोई पहले से ही अंदाजा लगा सकता है कि सियो जुन क्या प्लान कर रहा है। हाँ, सियो जुन उन लोकस्ट को पकाने वाला है, एक ऐसे आदमी की तरह जिसने मान लिया है कि टावर में जिंदगी बस सर्वाइवल है, थोड़े एक्स्ट्रा मसाले के साथ। थोड़ी देर के लिए बाहर का नजारा दिखता है जहां मरे हुए लोकस्ट के ढेर पड़े हैं और उस मिस्टीरियस डोर से एक यकीन ना करने वाली स्वादिष्ट खुशबू बाहर आने लगती है। फिर हम सेफ हाउस के अंदर वापस आते हैं और वो रिच खुशबू पूरे कमरे में किसी मैजिक की तरह फैल जाती है। ब्लैक वॉरियर रैबिट अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेकर उसे अंदर खींचता है। रेड रिबन प्रिंसेस भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे ऐसे सूंघ रही है जैसे कोई गौरमे क्वीन हो। सेओ जिम के मुंह में पानी आने लगता है, इससे पहले कि उसे पता भी चले। बेबी बेयर के मुंह में तो पानी झरने की तरह आ रहा है, उसका शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा है और वो बेसब्री से इधर उधर उछल रहा है। खाने के लिए
से भीख मांग रहा है जैसे कोई नन्हा सिपाही हो जिसने अभी अभी जंग खत्म की हो और अब उसे डिनर चाहिए। सेओजुन लोकस्ट को अच्छी तरह साफ करता है, सारी गंदगी, सारे घिनौने हिस्से और कुछ भी ऐसा जिसमें अभी भी जहर हो सकता है उसे हटा देता है। वो मीट को आग के ऊपर रखता है और उसे बारबेक्यू की तरह पकाना शुरू करता है। पास में डिटॉक्सिफाइंग प्लांट्स रखता है ताकि कोई भी जहर वहां टिक ना सके। जिस पर लोकस्ट मीट भुनना शुरू होता है, खुशबू और भी ज्यादा तेज, गर्म, धुएंदार और अजीब तरह से ललचाने वाली हो जाती है। और ठीक तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ये ऐलान करता है कि बेबी बेयर वो पहला इंसान है जिसने पर्पल लोकस्ट को भुना और उसे खाने लायक बनाया। लेकिन ये भी पक्का करता है कि सेओजुन ने सफलतापूर्वक जहर हटा दिया है और उसे सबके लिए सेफ बना दिया है। एक और नोटिफिकेशन तुरंत आता है कि सेओजुन का कुकिंग लेवल बढ़ गया है, कुकिंग लेवल 4। खाने पर उसके असर अब और बेहतर होंगे। फिर सिस्टम उसे दोबारा बताता है, सेओजुन ने एक डिश बनाई है, ग्रिल्ड पर्पल लोकस्ट डिश। इसे खाने के बाद किसी को भी जहर महसूस नहीं होगा। ये मुलायम है, टेस्टी है और शरीर के लिए अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जो भी इसे खाएगा उसे पॉइजन रेजिस्टेंस मिलेगी जो डिटॉक्सिफाइंग अनियन प्लांट से भी ज्यादा ताकतवर है। सेओजुन उन नोटिफिकेशंस को घूरता है, फिर नीचे ग्रिल्ड लोकस्ट मीट को देखता है। एक धीमी कॉन्फिडेंट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि इस टावर में एक डेथ जोन भी डिनर टेबल में बदल सकता है। और आज रात लोकस्ट सब शिकारी नहीं है, वो मेन्यू है। सेओजुन को यकीन नहीं हो रहा, उसने असल में ग्रिल्ड पर्पल लोकस्ट डिश बना ली है और इसमें पॉइजन रेजिस्टेंस का असर भी है। लेकिन सच में सेओजुन को अभी पॉइजन रेजिस्टेंस की परवाह भी नहीं है। वो स्टैट्स के बारे में नहीं सोच रहा है, वो खाने के बारे में सोच रहा है। सेओजुन शांति से ग्रिल्ड पर्पल लोकस्ट मीट को सींक से हटाता है। उसकी आंखें थोड़ी चमक रही हैं और वो सबको बताता है कि फाइनली टाइम आ गया है। हर कोई मीट को घूरता है, वो ऐसे घूरते हैं जैसे ये कोई चमत्कार हो या कोई जाल। बेबी बेयर हालांकि हिचकिचाता भी नहीं है, वो पहले से ही ऐसे खा रहा है जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। थियो का हाल वैसा नहीं है। थियो अभी भी वो गंदा सा चेहरा बना रहा है क्योंकि उसे लोकस्ट पसंद नहीं है। वो कीड़े हैं और थियो ने अपनी आंखों से देखा था कि वो लोकस्ट कितने गंदे थे। थियो मानता है कि मीट अच्छा दिख रहा है और ये महक भी अच्छा रहा है, लेकिन वो अभी भी अपने दिमाग से उन रेंगते हुए लोकस्ट की तस्वीर को मिटा नहीं पा रहा है। इससे पहले कि थियो कुछ और बोल पाता, बेबी बेयर तुरंत मीट पकड़ लेता है और कहता है कि अगर थियो को नहीं चाहिए तो वो खा लेगा। सेओजुन उसे रोकने ही वाला होता है और कहने वाला होता है कि ये बहुत गर्म है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बेबी बेयर बिना सोचे उसे पकड़ लेता है और उसके पंजे तुरंत जलने लगते हैं। वो पैनिक करता है, मीट को हवा में फेंक देता है और सेफ हाउस के अंदर लगभग एक नया आतिशबाजी का शो शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि बेबी बेयर का पंजा मोटा और मजबूत है, वो मीट को दोबारा धीरे से पकड़ने में कामयाब हो जाता है, बहुत धीरे से, एक बहादुर सिपाही की तरह जो चिल्लाने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर वो उसे ठंडा करने के लिए उस पर जोर से फूंक मारता है, अपने गाल फुलाते हुए। और जिस पल ये फाइनली ठंडा होता है, बेबी बेयर एक बहुत बड़ा बाइट लेता है और मीट का अंदरूनी हिस्सा यकीन न करने लायक जूसी दिखता है। ये सॉफ्ट है, भाप निकल रही है और चमकदार है। बस इसे देखने से ही साफ हो जाता है ये मीट पागलपन की हद तक सॉफ्ट और डिलीशियस है। बेबी बेयर पूरी खुशी के साथ चबाता है और जिस पल स्वाद उसे लगता है वो लगभग जन्नत में पहुंच जाता है। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं, उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और वो और भी तेजी से खाना शुरू कर देता है, जैसे उसे डर हो कि कायनात इससे उसे छीन लेगी। सेओजुन और थियो उसे हैरानी से देखते हैं। बेबी बेयर इतने मजे से खा रहा है कि थियो, जो लोकस्ट से नफरत करता है, उसके भी मुंह में थोड़ी लार टपकने लगती है। आयोना भी घूर रही है। ब्लैक वॉरियर रैबिट भी भूखा मर रहा है। हर कोई सच कबूल करना शुरू कर देता है। उनमें से किसी को भी लोकस्ट मीट नहीं खाना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि ये कितना डिलीशियस दिख रहा है, जबकि बेबी बेयर इसे ऐसे खा रहा है जैसे ये दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो, वो अब खुद को और रोक नहीं सकते। वो थक चुके हैं, वो भूखे हैं और उन्हें खाना चाहिए। सेओजुन प्यार से मुस्कुराता है और बाकी बची हुई सीखों को कैंप फायर से हटाता है। सबको ग्रिल्ड लोकस्ट मीट ऑफर करता है। हर कोई अपने हाथ उठाता है और इज्जत से एक टुकड़ा ले लेता है। अभी भी शक भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ललचा भी रहे हैं। सेओजुन एक पल के लिए रुकता है और मन ही मन भगवान से इस खाने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि इस पॉइंट पर टावर में जिंदा रहना ही पहले से एक चमत्कार जैसा लगता है। फाइनली सेओजुन भी एक बाइट लेता है। हर कोई एक ही समय पर बाइट लेता है और उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। टेस्ट मुंह में पानी लाने वाला है। ये डिलीशियस है, ये चौंकाने वाला डिलीशियस है। चिकन जैसा मुलायम, बारबेक्यू जैसा जूसी और अनियन लीफ और प्लांट एक ऐसा तीखापन जोड़ते हैं जो इसे और भी बेहतर बना देता है। हर कोई आधे सेकंड के लिए जम जाता है, फिर खाना शुरू कर देता है। सच में बेबी बेयर पहले ही जन्नत में है और अब बाकी सब भी उसके साथ जा रहे हैं। सेफ हाउस एक दावत में बदल जाता है, जो गर्माहट, चबाने की आवाजों, संतुष्ट आहों और एक लंबी लड़ाई के बाद खुशी की आवाज से भरा है। स्टोर के बाहर वो डिलीशियस खुशबू लीक हो रही है और हम 3 रहस्यमय जीवों को वहां बैठे हुए हवा सूंघते हुए देखते हैं। वो एक डरावनी टोन में बोलते हैं। उनकी आंखें भूख से चमक रही हैं, ये कहते हुए कि ये जो भी है ये बहुत डिलीशियस महक रहा है। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें भी इसे खाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए और लाइक गोल पूरा करने में मदद करें। मुझे पता है मेरे भाई लोग ये कर सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। फिर हम सेओजुन, बेबी बियर, ब्लैक वॉरियर रैबिट और रेड रिबन प्रिंसेस को उनकी पीठ के बल सोते हुए देखते हैं, आयोना के साथ शांति से आराम करते हुए। सेफ हाउस गर्म है,
शांत है और काम है। टावर के अंदर आराम के एक छोटे से टापू की तरह। हर कोई लड़ाई से थक चुका है। भरपेट खाना खाने के बाद उनके शरीर फाइनली ढीले पड़ गए हैं। लेकिन थियो को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। उसका पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है, उसका सिर चलता हुआ महसूस हो रहा है और वो टहलने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। थियो बाहर कदम रखता है और अंगड़ाई लेता है, ये सोचते हुए कि क्योंकि उसने इतना सारा खाना खाया है, शायद थोड़ा चलना उसे बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। वो लापरवाही से चलता है, पूंछ हिलाते हुए, पूरी तरह बेखबर कि एक परछाई उसका इंतजार कर रही है, दरवाजे के पीछे छिपी हुई। थियो को कोई अंदाजा नहीं है कि कोई उसके सिर पर कपड़ा डालने वाला है और उसे किडनैप करने की कोशिश करने वाला है, जैसे वो कोई स्नैक डिलीवरी हो। लेकिन थियो को कुछ महसूस होता है। उसके कैट इंस्टिंक्ट्स चीखते हैं कि कुछ गलत है। वो तेजी से मुड़ता है। बहुत देर हो चुकी है। एक रहस्यमय जीव अचानक थियो के सिर पर कपड़ा डाल देता है और उसे उसके चेहरे के चारों तरफ कस देता है। थियो चीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्राणी थियो का चेहरा सीधा पानी में धकेल देता है। थियो पैनिक करता है, पागलों की तरह हाथ पैर मारता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आती। उसका शरीर संघर्ष करता है, लेकिन कपड़ा बहुत टाइट है, इतना टाइट कि हम अभी भी उसकी आंखों और मुंह के निशान को उस पर दबे हुए देख सकते हैं। फाइनली वो रहस्यमय प्राणी खुद को दिखाता है रिवील। वो एक फ्रॉग जैसा दिखता है, जिसके सिर पर एक चमकता हुआ जेम है। थियो चिल्लाने की कोशिश करता है, तुम कमीने, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आती। वो जेम वाला फ्रॉग थियो को गालियां देना शुरू कर देता है। वो बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि थियो की वजह से अनगिनत साथी मारे गए। वो थियो और उसके दोस्तों पर इल्जाम लगाता है, ये कहते हुए कि वो इन शैतानी कीड़ों को इस दलदल में लाए। वो फ्रॉग सब कुछ गलत समझ रहा है और सोचता है कि थियो ही लोकस्ट वाली मुसीबत का कारण है। थियो पागलों की तरह समझाने की कोशिश करता है कि वो इन कीड़ों को यहाँ नहीं लाए, लेकिन वो बोल नहीं सकता। उसका मुंह पूरी तरह ढका हुआ है। थियो रोना और कांपना शुरू कर देता है। वो उनसे भीख मांगता है कि उसे अकेला छोड़ दें। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो एक मिड लेवल वॉन्डरिंग मर्चेंट है, लेकिन जेम वाला फ्रॉग उस पर यकीन करने से मना कर देता है। वो फ्रॉग उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, ये पूछते हुए कि किस तरह का वॉन्डरिंग मर्चेंट एक दलदल के बीच में दिखाई देगा। एक मर्चेंट को टाउन्स में सामान बेचना चाहिए, जहरीले पानी के आसपास नहीं भटकना चाहिए। तभी दो और ज्वेल फ्रॉग्स दिखाई देते हैं। ये भी मेंढक हैं जिनके सिर पर जेम्स हैं। वो पहले फ्रॉग को रोकते हैं, उसे शांत होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अब थियो को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कुछ जरूरी चीज नोटिस करते हैं, थियो की गर्दन पर एक मर्चेंट बैज। जिस पल वो इसे देखते हैं, जेम वाला फ्रॉग फाइनली कपड़ा ढीला कर देता है और थियो को अकेला छोड़ देता है। थियो जमीन पर गिर पड़ता है, जोर जोर से सांस ले रहा है, डरा हुआ, उस जगह पर बेकाबू होकर कांप रहा है। पर्पल ज्वेल फ्रॉग थियो से पूछता है कि एक वॉन्डरिंग मर्चेंट नाविया स्वैम्प में क्या कर रहा है। लाइट ग्रीन ज्वेल फ्रॉग शक से अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है कि शायद मर्चेंट बैज नकली है। थियो चिल्लाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो समझाता है कि वो यहाँ पर्पल लोकस्ट को मारने और ज्वेल फ्रॉग्स को बचाने आए थे। थियो गर्व से ये ऐलान करता है कि वो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का एक सबऑर्डिनेट है। जिस पल थियो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन कहता है, तीनों फ्रॉग्स जम जाते हैं। उनकी आंखें शौक से चौड़ी हो जाती है, उनके शरीर ऐसे अकड़ जाते हैं जैसे किसी ने अभी अभी मौत को बुला लिया हो। मिस्टीरियस डोर के पीछे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है। अगर फ्रॉग्स उस पर यकीन नहीं करते तो उन्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए और देखने के लिए अंदर जाना चाहिए। ग्रेट ब्लैक ड्रैगन वहां शांति से सो रहा है, लेकिन राहत की जगह फ्रॉग्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर थियो सच में ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट है तो उन्होंने अभी उसे किडनैप करने की कोशिश की। क्या होगा अगर ग्रेट ब्लैक ड्रैगन गुस्सा हो गया और उनकी पूरी प्रजाति को तबाह कर दिया। फ्रॉग्स अंदर ही अंदर पैनिक कर रहे हैं, पक्का नहीं पता कि क्या करना है। लाइट ग्रीन फ्रॉग कहता है कि उन्हें मदद चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस हालात को बिल्कुल कैसे संभालना है। तो तीनों फ्रॉग्स एक फैसला लेते हैं। वो थियो को अपने लॉर्ड गैरियन के पास ले जाने का फैसला करते हैं। थियो को यह भी नहीं पता कि ये लॉर्ड गैरियन कौन है और इससे पहले कि वो विरोध कर पाता, वो थियो को एक लकड़ी के डंडे पर उल्टा लटका देते हैं और उसे ले जाना शुरू कर देते हैं जैसे कोई पकड़ी हुई मछली हो। थियो जोर से चीखता है, सियोजुन की मदद के लिए पुकारता है, चिल्लाता है कि उसका कीमती साथी किडनैप हो रहा है, बचाओ बचाओ। लेकिन सियोजुन दरवाजे से आती हुई कोई आवाज नहीं सुनता। असल में सियोजुन शांति से सो रहा है, अपने कान खुजा रहा है जैसे ये धरती की सबसे सुरक्षित जगह हो। पूरी तरह बेखबर के थियो को किसी ट्रेजिक कॉमेडी सीन की तरह घसीटा जा रहा है। सीन वापस थियो पर आता है। वो अभी भी उल्टा बंधा हुआ है, झूल रहा है जैसे फ्रॉग्स उसे कहीं अनजान जगह ले जा रहे हो। थियो को गुस्सा आ जाता है, चिल्लाता है कि वो फ्यूचर मर्चेंट किंग है, वो ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का सबऑर्डिनेट भी है, उसे इज्जत के साथ रखा जाना चाहिए और उन्हें उसे नीचे उतारना चाहिए अभी के अभी। थियो इतना ज्यादा चीखता है कि फ्रॉग्स चिढ़ जाते हैं और फाइनली उसे नीचे फेंक देते हैं। थियो कराहता है, ड्रामा करते हुए जमीन पर लुढ़कता है, फिर तुरंत दोबारा चिल्लाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइट ग्रीन फ्रॉग फाइनली थियो को खोलता है और माफी मांगता है। फ्रॉग मानता है कि उन्हें थियो के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन का लगभग 70% खो दिया। लाइट ग्रीन फ्रॉग कहता है कि यहाँ तक कि उसके माता पिता भी लोकस्ट द्वारा मारे गए, इसीलिए उन्हें लगा कि थियो और उसका ग्रुप लोकस्ट को यहाँ लाए। थियो हैरान है, वो उन्हें बताता है कि ये सच नहीं है। वो कहता है कि वो यहाँ लोकस्ट को मारने और सबको बचाने आया है। फिर थियो ध्यान से तीनों फ्रॉग्स को देखता है और उनके सर पर लगे जूल्स को देखता है। ये नॉर्मल फ्रॉग्स नहीं है, ये जूल फ्रॉग्स हैं। थियो को अचानक फिर से गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है कि वो और उसके दोस्त उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए थे और वो एक मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। थियो कहता है क्या उन्हें पता भी है कि लोकस्ट से लड़ना और इस जगह को आजाद करना कितना मुश्किल था। वो अपना सीना फुला रहा है, पूंछ हिला रहा है, एक घमंडी छोटे हीरो की तरह एक्ट कर रहा है कि तभी कोई एक धमकाने वाली आवाज में पुकारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे
कैसे हुई। थियो का शरीर जम जाता है, वो धीरे से पीछे मुड़ता है और हम कुछ बहुत डरावना देखते हैं। दलदल से एक बुलबुला उठता है, फिर दूसरा, फिर एक बहुत बड़ा, और अगले ही पल एक विशाल आकृति दलदल से बाहर फूट पड़ती है। एक गहरी खतरनाक आवाज दलदल से उठती है जो रौब और गुस्से से भरी है। किसकी हिम्मत हुई ज्यूल फ्रॉग्स को धमकाने की। जिस पल वो आवाज गूंजती है, थियो के पीछे तीनों छोटे फ्रॉग्स तुरंत डर के मारे झुक जाते हैं। उनके शरीर ऐसे कांप रहे हैं जैसे उन्होंने अभी अभी किसी भगवान को देखा हो। यहाँ तक कि थियो जो बस एक सेकंड पहले ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको खतरा महसूस होता है क्योंकि पानी से निकलने वाली वो चीज विशाल है और आखिरकार वो बड़ा फिगर सामने आता है। एक फ्रॉग जो इतना विशाल और भारी भरकम है कि वो लगभग मदर बेयर जितना बड़ा है। उसका शरीर सूजा, राक्षसी और शुद्ध गुस्से से भरा हुआ। गुस्से में वो एक जिंदा तबाही की तरह दलदल से बाहर उठता है और पानी इतने जोर से बाहर फटता है कि थियो लगभग डूब जाता है। पानी की बौछार उसे एक लहर की तरह लगती है, उसे एक पल के लिए नीचे खींच लेती है और जब वो वापस ऊपर आता है वो आधा बेहोश है, खांस रहा है और कांप रहा है, मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा है। पर्पल फ्रॉग जल्दी से थियो की तरफ इशारा करता है और अपने लॉर्ड गैरियन को बताता है कि ये लोग उस जगह से एक संदिग्ध बिल्ली लाए हैं जहां रेड लोकस की भीड़ सबसे ज्यादा थी। जेरियन की आंखें तेजी से सिकुड़ती हैं। उसे भी लगता है कि थियो ही वो है जो पर्पल लोकस्ट को उसके दलदल में लाया और उसका गुस्सा सीधा थियो की तरफ मुड़ जाता है। जेरियन ने खौफनाक मौजूदगी के साथ आगे बढ़ता है। थियो के ऊपर ऐसे मंडराता है जैसे वो उसे कीचड़ में कुचलने वाला हो। थियो धीरे धीरे होश में आता है, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, अभी भी भीगा हुआ है और जेरियन नीचे झुका है और उसी धमकाने वाली टोन में गुर्राता है, क्या तुम थे जिसने उन कमीने कीड़ों को यहाँ छोड़ा। थियो अब तक चिड़ा हुआ और परेशान था और वो अभी भी डरा हुआ है। उसका शरीर दुख रहा है, उसका सिर घूम रहा है, लेकिन उस पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो सोचता है डैम बहुत दर्द हो रहा है और वो डरा हुआ है लेकिन अब उसे परवाह नहीं है। थियो धीरे से उठता है, एक वॉरियर की तरह पानी झाड़ते हुए। वो कहता है अगर वो पुराना थियो होता तो वो डरने का नाटक करता, लेकिन अब वो बदल गया है। वो ऐलान करता है कि वो फ्यूचर में मर्चेंट किंग बनेगा और वो अब छोटी छोटी चीजों से नहीं डर सका। थियो अपने पंजे क्रॉस करता है और खड़ा हो जाता है, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो। इससे लॉर्ड जेरियन को और गुस्सा आ जाता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी आंखें जलने लगती हैं और वो अपना हाथ उठाता है थियो को एक तुच्छ चीज बुलाते हुए कुचलने के लिए तैयार होता है। लेकिन ठीक उसी समय लाइट ग्रीन फ्रॉग बीच में भागता है और लॉर्ड जेरियन को रुकने के लिए कहता है। फ्रॉग जल्दी से समझाता है कि ये गोल्डन कैट ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का खास आदमी है। जिस पल ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का नाम बोला जाता है, लॉर्ड जेरियन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। उसका घमंड टूट जाता है, उसका शरीर अकड़ जाता है और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। तीनों फ्रॉग्स हड़बड़ी में पूरी कहानी समझाते हैं, कैसे उन्होंने थियो को मिस्टीरियस डोर से बाहर आते देखा, कैसे वो पैनिक हो गए और उसे किडनैप कर लिया और कैसे थियो बार बार कह रहा था कि वो यहाँ सारे लोकस्ट्स को मारने आया है। वो ये भी बताते हैं कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन उस दरवाजे के पीछे है। शायद ये बिल्ली सच बोल रही है, शायद थियो सच में अपने दोस्तों के साथ उन्हें बचाने आया है। थियो जो अब चिढ़ गया है और परेशान है, भड़क कर कहता है कि वो कब से इन बेवकूफों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेरियन को अभी भी यकीन नहीं होता। वो अपना हाथ फिर से उठाता है और कहता है कि वो खुद लॉर्ड जेरियन अभी भी उन कीड़ों के जहर से रिकवर कर रहा है। वो कहता है कि कोई रास्ता नहीं है कि थियो जैसा छोटा जीव उन लोकस्ट्स को संभाल सके। वो थियो की बेइज्जती करता है, उसे कमजोर बुलाता है और कहता है कि उसके लिए जहर से लड़ना इम्पॉसिबल है। थियो की आंखें सिकुड़ती हैं। बहस करने के बजाय वो अपने बैग में हाथ डालता है और ग्रिल्ड लोकस्ट मीट से बनी डिश निकालता है। वो उसे आगे बढ़ाता है और लॉर्ड जेरियन से कहता है कि अगर वो इस डिश को खाएगा तो उसे सारे जवाब मिल जाएंगे। लोकस्ट मीट की खुशबू तुरंत फैल जाती है, बहुत अमीर और तेज, और लॉर्ड जेरियन की जीभ एक हथियार की तरह बाहर फिसलती है। एक लंबी जीभ, एक भूखी जीभ। वो थियो के पंजे से मीट झपटता है और उसे एक बार में निगल जाता है। लाइट ग्रीन फ्रॉग उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसके लॉर्ड को ऐसी सस्पिशियस चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लॉर्ड जेरियन उसे खाता है और अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। वो अपना पेट पकड़ता है और कीचड़ में गिर जाता है, जोर जोर से सांस ले रहा है। फिर कुछ यकीन न करने लायक होता है, उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। ये इतना तेज चमकता है कि थियो और तीनों फ्रॉग्स शॉक में घूरते रह जाते हैं, पलक भी नहीं झपका पाते। एक पल के बाद लॉर्ड जेरियन एक प्यारे गोल मटोल रंग बिरंगे फ्रॉग में बदल जाता है। ये उसका असली रूप था। जहर की वजह से वो उस घिनौने सूजे हुए मॉन्स्टर में बदल गया था, लेकिन अब वो हल्का, स्वस्थ और लगभग प्यारा लग रहा है। लॉर्ड जेरियन बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि मीट इतना स्वादिष्ट था कि उसका शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है और शायद उसके अंदर का सारा जहर निकल गया है। वो थियो को देखता है और एक्साइटेड होकर पूछता है, आखिर वो डिश क्या है? मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर से जहर पूरी तरह खत्म हो गया है। थियो एक शैतानी मुस्कान देता है। वो कहता है कि अगर लॉर्ड जेरियन इस डिश के बारे में और जानना चाहता है तो उसे थियो से हाथ मिलाना चाहिए। थियो का सबऑर्डिनेट उसे सब बता देगा। और डैम, थियो सच में दूसरों को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के लिए सियो जुन की सारी शैतानी तकनीकें सीख रहा है। गर्व का पल, खतरनाक पल, खूबसूरत पल। फिर सीन दूसरे बैटलफील्ड पे शिफ्ट होता है।
हम लिजर्ड मैन को एक एक करके पर्पल लोकस्ट मारते हुए देखते हैं, लेकिन हर बार जब वो एक को मारता है, एक गाढ़ी जहरीली धुंध फूट पड़ती है। जहर हर जगह फैल जाता है और सारे फाइटर्स फिर से जहर का शिकार होने लगते हैं। हालात बहुत खराब है। वो चाहे जितना भी मारे ये खत्म नहीं होता। ये 67th फ्लोर लैंड एरिया है, वही जगह जहां पहले एपिसोड में वो बदसूरत सुअर आए थे। ग्रीड पिग्स के सबऑर्डिनेट्स ने यहां खाना चुराया, लोकस्ट्स पैदा किए और उन्हें पर्पल लोकस्ट्स में बदल दिया। अब इन फाइटर्स की हालत खराब है, थके हुए और निराश, क्योंकि ये झुंड अनंत लग रहा है। ठीक जब लिजर्ड किंग को लगता है कि उनका काम तमाम होने वाला है, अचानक पीछे से एक बहुत लंबी जीभ निकलती है। सैकड़ों और सैकड़ों लोकस्ट्स हवा में ही पकड़े जाते हैं और एक घूंट में खा लिए जाते हैं। उनके पीछे वाला जीव शांति से कहता है कि ये बहुत टेस्टी था, और फाइनली सबको रियलाइज होता है कि वो जीव और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड जेरियन है। लॉर्ड जेरियन को लोकस्ट खाते हुए देखकर बाकी सारे फाइटर्स हैरान हैं, लेकिन जेरियन रुकता नहीं है। वो अपनी जीभ को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाता है, तेज और एक बार में हजारों और हजारों लोकस्ट्स को निगल जाता है। वो उन्हें स्नैक्स की तरह खाता है, दावत का मजा ले रहा है जैसे वो किसी बुफे में हो। लिजर्ड किंग हक्का बक्का है। दसियों हजार लोकस्ट्स कुछ सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। क्या लॉर्ड जेरियन को जहर महसूस नहीं हो रहा, या वो सबके लिए अपनी जान दे रहा है? लॉर्ड जेरियन अपने सीने पर हाथ रखता है और गर्व से ऐलान करता है कि एक महान हस्ती की वजह से उसका शरीर जहर के खिलाफ मजबूत हो गया है। वो कहता है कि वो लोकस्ट प्रॉब्लम को खुद ठीक कर देगा। फिर हम थियो को लॉर्ड जेरियन के सिर पर गर्व से बैठे हुए देखते हैं, एक राजा की तरह। लॉर्ड जेरियन जोर से थियो का परिचय देता है और ऐलान करता है कि थियो उसका नया मास्टर है। थियो इसे साबित करने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, ऐलान करता है कि उसका नाम थियो है, एक गोल्डन कैट, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अब थियो लॉर्ड जेरियन का मास्टर है। वो साथ मिलकर सारे लोकस्ट्स को मार देंगे। ग्रीन फ्रॉग और पर्पल फ्रॉग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ये पसंद नहीं कि उनके लॉर्ड ने एक कमजोर गोल्डन कैट को अपना मास्टर बना लिया है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि इस गोल्डन कैट की वजह से उनके लॉर्ड, जो जहर से मरने वाले थे, फिर से जिंदा हो गए हैं। इसलिए वो शिकायत नहीं कर सकते। थियो उन्हें आगे बढ़ने और लड़ने का हुक्म देता है, और लॉर्ड जेरियन अपनी ताकतवर जीभ से लोकस्ट्स खाना जारी रखता है, एक नेचुरल डिजास्टर की तरह झुंड को साफ करते हुए। इस बीच सीन वापस उस रहस्यमयी सेफ हाउस के अंदर शिफ्ट होता है। सियोजुन और बाकी सब जागते हैं, अंगड़ाई लेते हुए और उबासी लेते हुए आराम महसूस कर रहे हैं, जब तक कि वो तुरंत कुछ नोटिस नहीं करते। थियो वहां नहीं है। सियोजुन तेजी से चारों तरफ देखता है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। थियो कहां गया? सियोजुन का दिल बैठ जाता है जिस पल उसे रियलाइज होता है कि थियो कमरे में नहीं है। वो बार बार चारों तरफ देखता है, लेकिन थियो कहीं नहीं है। अब सियोजुन सच में चिंतित है। बाकी लोग भी नोटिस करते हैं और पहले वाला नींद का सुकून तुरंत गायब हो जाता है। हर कोई ऐसे तैयार हो जाता है जैसे जंग होने वाली हो। सियोजुन अपना डैगर निकालता है, ब्लैक वॉरियर रैबिट अपने हथौड़े को कसकर पकड़ता है, बेबी बेयर अपना डंडा उठाता है, जो भी हिलता दिखे उसे तोड़ने के लिए पहले से तैयार। वो अब सिर्फ एक टीम नहीं है, वो एक फैमिली है, और वो अपने दोस्त को ढूंढने जाने वाले हैं। रेड रिबन प्रिंसेस उलझन में दिखती है। उसकी भौहें तन जाती हैं क्योंकि वो सोचती है कि थियो आधी रात को अकेले बाहर कैसे जा सकता है। आयोना उनमें से सबसे ज्यादा परेशान है। वो कहती है कि बाहर का इलाका अभी भी लोकस्ट से भरा होगा और वो किसी भी समय थियो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। थियो को चोट लगने का ख्याल उसका सीना जकड़ लेता है और वो डर सियोजुन को और भी पक्का इरादा देता है। वो जानता है कि उसे थियो को जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत जल्दी गलत हो जाएगा। जब सब तैयार हो रहे होते हैं, ब्लैक वॉरियर रैबिट आगे बढ़ता है और एक कहानी के नाइट की तरह गर्व से अपना सीना चौड़ा करता है। वो रेड रिबन प्रिंसेस को देखता है और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। रेड रिबन प्रिंसेस हैरानी में पलके झपकाती है, फिर थोड़ा शर्माती है और उसे बताती है कि उसे यकीन है कि वो करेगा, उसे सर नाइट बुलाते हुए। जिस पल वो शब्द गिरते हैं, ब्लैक वॉरियर रैबिट खुद लाल हो जाता है, पूरी तरह घबरा जाता है। उसके कान ऐसे फड़फड़ा रहे हैं जैसे वो खुशी से फटने वाले हों। सियोजुन सबको फोकस करने और तैयार होने के लिए कहता है, फिर वो डायमेंशनल डोर की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब बाहर भागते हैं, हथियार तैयार, आंखें तेज, पोज मजबूत, एक सच्चे परिवार की तरह जो गॉड से भी लड़ने को तैयार है अगर इसका मतलब उनके सदस्य को वापस लाना है। लेकिन जिस सेकंड वो बाहर कदम रखते हैं, वो जम जाते हैं। वहां कुछ नहीं है। आसपास का माहौल पूरी तरह खाली है। कोई लोकस नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई हलचल नहीं। सिर्फ डायमेंशनल गेट उनके पीछे एक खामोश दीवार की तरह खड़ा है और सामने का दलदल वाला इलाका शांत है। सियोजुन को तुरंत रियलाइज होता है कि जो इलाका उन्होंने पहले साफ किया था वो अभी भी सेफ है।
लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होता है, ब्लैक वॉरियर रैबिट के कान जोर से फड़फड़ाते हैं। वो अपना हाथ उठाता है और सबको इंतजार करने के लिए कहता है। वो ध्यान से सुनता है, आवाज पर फोकस करता है और उसे महसूस होता है कि कुछ विशाल उनकी तरफ आ रहा है। सियोजुन का शरीर तुरंत तन जाता है। रेड रिबन प्रिंसेस अंदाजा लगाती है कि ये लोकस्ट की कोई नई नस्ल हो सकती है, लेकिन आयोना सिर हिलाती है, ये कहते हुए कि ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। फिर भी वो अपनी पोज टाइट कर लेती है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो बड़ा है। सियोजुन अपने डैगर पर पकड़ मजबूत करता है और सबको खुद को संभालने के लिए कहता है, और आगे जो होता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। एक विशाल फ्रॉग अचानक सीधा उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाता है, सब पर एक बहुत बड़ी परछाई डालते हुए। हर कोई चिल्लाता है, मुंह खुले के खुले, ये सोचते हुए कि अब ये कौन है। और फिर आयरन मैन लैंडिंग की तरह बूम, वो विशाल फ्रॉग उनके सामने धड़ाम से गिरता है। उस टक्कर से कीचड़ वाला पानी हर जगह उड़ता है। वो झटका इतना ताकतवर है कि वो ब्लैक वॉरियर रैबिट को पीछे फेंक देता है और सियोजुन और बाकी लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़े रह पाते हैं। हवा के झोंके से सियोजुन के गाल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। उस कोरे बल से उसके बाल लगभग पीछे उड़ने लगते हैं। जैसे ही पानी बैठता है, वो फ्रॉग से किसी चीज को बुरी तरह चिपके हुए देखते हैं। एक छोटा सा साया, वो थियो है, उनका यार, बस किसी तरह लटका हुआ है। थियो नीचे अपने साथियों को एक टशन वाली हंसी के साथ देखता है, खुद पर पूरी तरह गर्व करते हुए, और उन्हें ऐसे चढ़ाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये पूछते हुए कि क्या वो सब परेशान थे और उसका इंतजार कर रहे थे। मियाओ। आयोना राहत की सांस लेती है, उसके कंधे झुक जाते हैं जिस पल वो देखती है कि थियो सेफ है। सियोजुन अभी भी वहां खुले मुंह के साथ खड़ा है, हद से ज्यादा कंफ्यूज्ड, ये सोचते हुए कि आखिर थियो ने बाहर क्या किया। सियोजुन तुरंत थियो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। थियो गर्व से जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और फिर लापरवाही से एक बम फोड़ता है जैसे ये कुछ भी ना हो। वो कहता है कि उसने एक नया सबॉर्डिनेट भी बना लिया है, और फिर वो उस विशाल जूल फ्रॉग की तरफ इशारा करता है जैसे उसने अभी अभी एक पहाड़ को गोद ले लिया हो। ये मेरा सबॉर्डिनेट है, मियाओ। सियोजुन पलके झपकाता है, अभी भी बात को समझ रहा है, सोचते हुए क्या। थियो समझाता है कि लॉर्ड गेरियन की वजह से उन्होंने बहुत सारे पर्पल लोकस्ट्स का सफाया कर दिया है, और ठीक उसी पल वो विशाल जूल फ्रॉग किंग सियोजुन के हाथ पर कुछ नोटिस करता है, एक साफ निशान, ब्लैक ड्रैगन का निशान। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉर्ड गेरियन एक हल्की खतरनाक ऑरा भी महसूस कर सकता है। उसे यकीन हो जाता है कि सियोजुन एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन है जो अपना असली रूप छिपा रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के लॉर्ड गेरियन और यहाँ तक कि उसके पीछे वाले नन्हे जूल फ्रॉग्स तुरंत सियोजुन के सामने झुक जाते हैं। लॉर्ड जीरियन इज्जत से बोलता है और एक मुस्कान के साथ समझाता है कि वो उस डिश की वजह से लोकस्ट्स को हराने में कामयाब रहे जो सियोजुन ने पकाई थी। उस डिश ने उनकी बहुत मदद की, खास तौर पर उसकी, क्योंकि उसने उस जहर को ठीक कर दिया जो उसे मारने वाला था। सियोजुन अभी भी हैरान है, पूछता है कि क्या ये फ्रॉग्स उनसे अलग है जिन्हें उन्होंने 75th फ्लोर पर मारा था। आयोना जल्दी से समझाती है कि ये जूअल फ्रॉग्स हैं और असल में ये वही टारगेट्स हैं जिन्हें टीम को इस मिशन के लिए प्रोटेक्ट करना था। लॉर्ड जीरियन और कोई नहीं बल्कि जूअल फ्रॉग्स का राजा है, और अभी थियो उसके हाथ पर मजे से बैठा है जैसे कोई छोटा राजकुमार सिंहासन पर बैठा हो। आयोना को मुश्किल से यकीन हो रहा है। वो थियो को अचरज से घूरती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और अपने मन में वो थोड़ा शर्माती है, ये सोचते हुए कि उसका होने वाला हस्बैंड अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। थियो हालांकि इसमें से किसी की परवाह नहीं करता, उसकी प्रायोरिटीज साफ है। वो तुरंत सियोजुन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने अच्छा काम किया। सियोजुन अभी भी नर्वस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उत्सुक भी है कि थियो ने ये कैसे किया। थियो का अभी समझाने का कोई इरादा नहीं है, इसके बजाय वो नीचे कूदता है, चमकती आंखों के साथ सियोजुन के पैर से कसकर चिपक जाता है और ट्रीट्स की मांग करने लगता है जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। ट्रीट ट्रीट ट्रीट, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है, वो इसका हकदार है। और सच कहूं तो ऑरेंज कैट्स बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करती हैं, ये यूनिवर्सल है। सियोजुन आह भरता है, आधा खुश आधा राहत महसूस करते हुए, और थियो को अंदर जाने के लिए कहता है। सियोजुन फिर से डायमेंशनल डोर खोलता है और सबको बताता है कि वो अंदर बात करेंगे। वो थियो से वादा करता है कि वो उसे अंदर ट्रीट्स देगा। थियो तुरंत मुस्कुराने लगता है जैसे उसने इनाम का स्वाद पहले ही चख लिया हो, लेकिन जैसे ही सियोजुन मुड़ता है, वो लॉर्ड जीरियन को हिचकिचाते हुए देखता है। प्रवेश द्वार छोटा है और जीरियन विशाल है। सियोजुन माफी मांगता है और समझाता है कि वो उसे अंदर बुलाना पसंद करता, लेकिन एंट्रेंस बहुत छोटा है। लॉर्ड जीरियन शांति से मुस्कुराता है और कहता है, अगर ये समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अचानक उसके सिर पर लगा रंग बिरंगा जूअल तेज चमकने लगता है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे चमक बढ़ती है, कुछ यकीन न करने लायक होता है। लॉर्ड जीरियन का विशाल शरीर धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर सिकुड़ने लगता है, जब तक कि रोशनी खत्म नहीं हो जाती।
जाती। जब सब अपनी आंखें दोबारा खोलते हैं तो वो विशाल जूअल फ्रॉग किंग एक प्यारे गोल मटोल फ्रॉग में बदल चुका है, जो बाकी जूअल फ्रॉग से भी छोटा है। सियोजुन हैरानी से घूरता है और बोल पड़ता है कि क्या लॉर्ड जीरियन बेबी बियर की तरह है, कोई ऐसा जो अपनी मर्जी से छोटा और बड़ा हो सकता है। लॉर्ड जीरियन हल्के से हंसता है और सियोजुन से कहता है कि ये कोई खास बात नहीं है। और जिस पल ऐसा होता है आयोना तुरंत आगे भागती है। उसकी उत्सुकता छलक रही है। वो उस नए बदले हुए फ्रॉग की जांच कर रही है जैसे कोई साइंटिस्ट हो जिसने अभी अभी कोई लेजेंडरी क्रीचर ढूंढ लिया हो। सियोजुन प्यार से मुस्कुराता है और सबको बताता है कि क्योंकि अब सब यहाँ हैं, उन्हें अंदर जाना चाहिए, ठीक से आराम करना चाहिए और साथ में खाना चाहिए, क्योंकि आज रात उन्होंने सिर्फ थियो को नहीं ढूंढा, उन्हें पूरा एक राजा मिल गया है। सीन एक बार फिर उस आरामदायक डायमेंशनल स्पेस के अंदर शिफ्ट होता है। कैंप फायर की गर्माहट कमरे को भर देती है और धीमी रोशनी सबके चेहरों पर नाच रही है, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। आयोना थियो पर एक चिंतित गर्लफ्रेंड की तरह चिल्ला रही है, ये जानने की मांग कर रही है कि क्या उसे समझ भी आ रहा है कि वो कितनी परेशान थी जब वो आधी रात को गायब हो गया था। थियो हालांकि पूरी तरह रिलैक्स्ड रहता है, ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जानता है कि कुछ बुरा होने ही वाला था, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स उसे चीख कर कह रहे हैं कि आयोना को वो हिस्सा ना बताए। किसी वजह से वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता है। अगर उसने ये बोल दिया तो उसकी जिंदगी 10 गुना मुश्किल हो जाएगी। तो थियो बस अपना मुंह बंद रखता है, मासूमियत से सिर हिलाता है जैसे वो दुनिया की सबसे भोली ऑरेंज कैट हो। कहानी सियोजुन पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि पूरा फायर प्लेस पूरा हो गया है और फिर से अपग्रेड हो गया है। ये अब ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा उपयोगी लग रहा है। सेफ हाउस के अंदर बड़ा खाना पकाने के लिए एकदम सही। थियो और बाकी सब आके चारों ओर जमा हो जाते हैं, बेकाबू होकर लार टपकाते हुए, क्योंकि एक बड़े मिट्टी के बर्तन में एक स्वादिष्ट स्टू उबल रहा है। इस डिश का नाम है पर्पल शेफ्स पोटैटो स्टू। ये पतले कटे हुए पर्पल लोकस्ट मीट, डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस और स्ट्रेंथ पोटैटो से बना है। इन सबको लंबे समय तक साथ में उबाला गया है ताकि स्वाद घुल सके और असर एक दूसरे को बढ़ा सके। सिस्टम इसके इफेक्ट्स को साफ साफ समझाता है। इसे खाने के बाद 30 मिनट के लिए स्ट्रेंथ 10.5 बढ़ जाएगी। यूजर 4 घंटे तक पेट भरा हुआ महसूस करेगा और उन्हें लो लेवल पॉइजन रेजिस्टेंस मिलेगी। खुशबू इतनी अमीर और सुकून देने वाली है कि हर कोई असल में लाइन लगा लेता है, जैसे भूखे बच्चे स्कूल में लंच का इंतजार कर रहे हो। सियोजुन सबको लाइन में लगने और अपना हिस्सा लेने के लिए कहता है ताकि वो भरपेट खा सके। जब ब्लैक वॉरियर रैबिट अपना कटोरा खाता है, उसका पूरा शरीर तुरंत ढीला पड़ जाता है। वो शरीर और आत्मा दोनों से पूरी तरह संतुष्ट महसूस करता है, जैसे उस स्टू ने ना सिर्फ उसका पेट भरा बल्कि उसके अकेले दिल को भी ठीक कर दिया। आयोना चुपचाप खाती है, लेकिन वो भी नहीं छिपा सकती कि ये कितना अच्छा भला है। जूअल फ्रॉग्स भी खाने का मजा लेते हैं, हैरानी से घूरते हुए कि ये कितना स्वादिष्ट है, खास तौर पर डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस और वो कोमल पर्पल लोकस्ट मीट। एक जूअल फ्रॉग तो इसे चमत्कार मानता है। आमतौर पर सिर्फ रेड लोकस्ट की चमड़ी को छूने से ही फ्रॉग की चमड़ी पिघल जाती, क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है, लेकिन ग्रीन अनियंस की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट कमाल का है। क्यूट जूअल फ्रॉग किंग बहुत खुश दिखता है, गर्व से सिर हिलाते हुए कहता है, यही वो चीज है जिसकी उम्मीद एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से की जानी चाहिए। इस खाने की बदौलत वो फाइनली बिना जहर से मरने के डर से लोकस्ट से ठीक से लड़ सकते हैं। सियोजन सबको अच्छे से खाने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए उकसाता है ताकि वो पर्पल लोकस्ट्स को पूरी तरह खत्म कर सके। लेकिन जूअल फ्रॉग्स के लिए ये एहसास थोड़ा खट्टा मीठा है। उन्हें उन कीड़ों को खत्म करना है, लेकिन ये जानते हुए कि वो इसके बाद इस डिलिशियस डिश को नहीं खा पाएंगे, ये ख्याल दिल तोड़ने वाला है। सियोजुन उन्हें खाते हुए देखकर मुस्कुराता है और फिर कहता है कि एक चीज है जो उसने अभी तक उन्हें नहीं बताई है। हर कोई रुक जाता है उत्सुक होकर। सियोजुन सबको अपने पीछे आने का इशारा करता है, कहते हुए कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वो सियोजुन के पीछे उस आरामदायक जगह से गुजरते हैं जब तक कि वो एक लकड़ी के दरवाजे के सामने नहीं रुकता। यहाँ तक कि थियो भी क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने उस दरवाजे को नोटिस किया था, वो खाने और ट्रीट्स मांगने में इतना बिजी था कि ध्यान नहीं दे पाया। सियोजुन धीरे से दरवाजा खोलता है और एक बिल्कुल जमा देने वाली हवा बाहर निकलती है, जैसे सर्दी ने खुद थप्पड़ मारा हो। हर कोई सिहर जाता है। अंदर सैकड़ों लोकस्ट पूरी तरह जमे हुए हैं, मूर्तियों की तरह खड़े हैं और बिल्कुल ताजा रखे हुए हैं। बेबी बेयर आधे सेकंड के लिए घूरता है, फिर बिना रुके छींकना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर छींक देगा। सियोजुन समझाता है कि उसने आयोना को एक खास जगह बनाने के लिए कहा था। आयोना ने शुरू में लोकस्ट्स को विजर्ड्स एसोसिएशन के लिए रिसर्च सैंपल्स के तौर पर जमाया था, और उसके मुताबिक सियोजुन के लिए उनमें से कुछ को कुकिंग इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज करना भी बिल्कुल ठीक है। पर्पल जूल फ्रॉग उत्सुकता से पूछता है कि क्या लोकस्ट्स को जमाने से वो ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तापमान और गिरता है, जूल फ्रॉग किंग हर गुजरते सेकंड के साथ और नींद में जाने लगता है। यहाँ तक कि थियो कांपना शुरू कर देता है, उसके कान फड़फड़ा रहे हैं, उसकी पूंछ थोड़ी फूल गई है। सियोजुन को जल्द ही कुछ रियलाइज होता है
ये मॉन्स्टर्स कोल्ड स्टोरेज को बिल्कुल नहीं समझते। वो कभी ऐसी दुनिया में नहीं रहे जहां खाने को इस तरह सुरक्षित खाया जा सके। सियोजुन समझाता है कि चीजों को ठंडा रखने से वो सड़ने से बच जाती हैं, जिसका मतलब है कि वो लंबे समय तक खाना स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे खा सकते हैं। जिस पल सियोजुन इसके लिए आयोना की तारीफ करता है, आयोना शर्मा जाती है और शर्मीली हो जाती है, ये समझाते हुए कि इतनी बड़ी जगह पर एक सेमी परमानेंट फ्रीजिंग मैजिक सर्कल लगाना असल में बहुत हाई लेवल मैजिक है। लेकिन वो फिर भी इसे करने में कामयाब रही। हर कोई फिर से हैरान हो जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि आयोना सच में कितनी काबिल है। बेबी बेर तुरंत उन विशाल आइस क्यूब्स पर चढ़ना शुरू कर देता है जैसे वो उसके प्लेग्राउंड के उपकरण हो, जबकि रेड रिबन प्रिंसेस सोचती है कि क्या उन्हें डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन ऑनियंस को भी जमा देना चाहिए ताकि वो बर्बाद ना हो। सियोजुन उसे बताता है कि ग्रीन ऑनियंस ठीक हैं क्योंकि वो बस और ज्यादा फार्म कर सकता है। जूल फ्रॉग्स उलझन में पलकें झपकाते हैं और पूछते हैं कि फार्मिंग क्या है। सियोजुन समझाना शुरू करता है, लेकिन बीच में ही वो नोटिस करता है कि हर कोई छींक और खांस रहा है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड है। तब तक जूल फ्रॉग किंग पहले ही सो चुका है, वहीं खड़े खड़े हाइबरनेशन में चला गया है। इस बीच आयोना और ग्रीन जूल फ्रॉग बिल्कुल ठीक है, आराम से खड़े हैं जैसे ठंड वहां है ही नहीं। सियोजुन इस सीन को देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आता है और फिर सीन एडमिनिस्ट्रेटर टावर पर शिफ्ट होता है। आइलीन वहां एक साथ कई किताबों के पन्ने पलट रही है। वो शिद्दत से पढ़ रही है, जुनून के साथ। उसकी आंखें पक्के इरादे से जल रही हैं। वो एक स्किल ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो सियोजुन को और स्ट्रांग बना दे, कुछ ऐसा जो ये पक्का करे कि वो ऊंची मंजिलों पर आसानी से न मरे। क्योंकि अगर सियोजुन मर गया तो आइलीन को लगता है कि वो अपनी जिंदगी और नहीं जी पाएगी। वो एक के बाद एक किताब और तेजी से पढ़ती रहती है जब तक कि अचानक उसकी आंखें चमक नहीं उठती। उसे कुछ मिल गया। वो किताब खुद जादुई है, उसके अक्षर तेज चमक रहे हैं। पन्नों के ऊपर एक शरीर के आकार का होलोग्राम दिखाई देता है, किसी पौराणिक स्किल की तरह चमकता हुआ। आइलीन उस नीली किताब को कसकर गले लगाती है, राहत महसूस करती है, उसका दिल जोर से धड़क रहा है। वो धीरे से फुसफुसाती है, लगभग एक प्रार्थना की तरह। सियोजुन से कहती है कि उसे हर हाल में सुरक्षित वापस आना होगा क्योंकि वो उसे ये स्किल देना चाहती है। मेरे प्यारे सियोजुन। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम लिजर्ड मैन के साथ साथ वुल्फ ट्राइब गार्ड्स और बाकी फाइटर्स के पास वापस आते हैं। हर कोई राहत महसूस कर रहा है क्योंकि घायलों को वहां से निकालना फाइनली कंप्लीट हो गया है। हवा अब हल्की लग रही है। वो उस इलाके के आसपास अब कोई लोकस्ट प्रेजेंस महसूस नहीं कर सकते और बहुत लंबे समय में पहली बार लिजर्ड मैन ठीक से सांस ले पा रहे हैं। उनमें से कुछ तो ये भी सोचने लगे हैं कि लड़ाई फाइनली खत्म हो गई है। लेकिन तभी तमारो आगे बढ़ता है। उसका चेहरा गंभीर है और वो तुरंत सबको रोक देता है। वो उनसे कहता है, जश्न मनाने के लिए अभी बहुत जल्दी है, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो उन्हें याद दिलाता है कि मैनेजर थियो और लॉर्ड गैरियन, जिन्होंने लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो सबसे पहले दलदल की तरफ गए थे। हो सकता है कि वो अभी भी लड़ रहे हो जबकि यहाँ हर कोई आराम कर रहा है। ये ख्याल तमारो को शर्मिंदा महसूस कराता है। लिजर्ड किंग और उसके लिजर्ड मैन की जिंदगी उन पर उधार है, इसलिए वो बस वहां हाथ पर हाथ धरे नहीं खड़े रह सकते। तमारो चिल्लाता है, सबका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें तुरंत इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है। वो ऐलान करता है कि वो जंगल में एंटर करेंगे और थियो और लॉर्ड गैरियन की मदद करने के लिए दलदल की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन जब सेना फाइनली दलदल में पहुंचती है तो उनका सामना एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित नजारे से होता है। एक बैटलफील्ड के बजाय वो अनजान लोगों और मॉन्स्टर्स को शांति से जमीन में डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस और ब्लेडेड ग्रीन अनियंस लगाते हुए देखते हैं, जैसे ये कोई शांतिपूर्ण फार्मिंग डे हो। सियोजुन और थियो उनकी निगरानी कर रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं कि फसलों को ठीक से कैसे लगाना है। लिजर्डमैन पूरी उलझन में वहां पहुंचते हैं, सोचते हुए कि आखिर यहां हो क्या रहा है। आयोना लिजर्डमैन कमांडर को नोटिस करती है और उन्हें देखकर सचमुच खुश लगती है। कहती है कि वो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तमारो शॉक्ड है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि आयोना, जो टावर विजर्ड्स एसोसिएशन की हेड है, वो सचमुच फार्मिंग कर रही है। वो ऐसे घूरता है जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। ये क्या है? सबसे ताकतवर विजर्ड एक गांव की आंटी की तरह प्याज क्यों लगा रही है? आयोना हल्का सा मुस्कुराती है और समझाती है कि वो लोकस्ट्स के साथ लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। वो कहती है कि ये सब ग्रेट ब्लैक ड्रैगन के आइडिया की बदौलत है। फिर वो सियोजुन की तरफ इशारा करती है। सियोजुन उनके पीछे खड़ा है और बेबी बियर के साथ खेल रहा है, जबकि बेबी बियर खुशी खुशी ब्लेडेड ग्रीन अनियंस लगा रहा है, जैसे वो अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा हो। लिजर्डमैन को अचानक सच्चाई का एहसास होता है। वहां खड़ा लड़का ब्लैक ड्रैगन का प्रतिनिधि है। उसी पल सियोजुन की आंखें हल्के से ग्रीन ऑरा के साथ चमकने लगती हैं, जैसे उसने कोई नई ताकत जगा ली हो। वो दलदल के उन खास हिस्सों की तरफ इशारा करता है जो गोल पैटर्न में हरे चमक रहे हैं। जूअल फ्रॉग्स को निर्देश देता है कि ग्रीन अनियंस सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगाएं। थियो
पूरी तरह चकराया हुआ दिखता है और पूछता है कि वो ग्रीन अनियंस को अलग करने और सिर्फ खास जगहों पर लगाने की इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे हैं। वो कहता है कि वो समय बचाने के लिए उन्हें बस एक सीधी लाइन में लगा सकते थे, लेकिन सेओजुन शांति से समझाता है कि ग्रीन अनियंस को अच्छी तरह सूखी मिट्टी की जरूरत होती है। अगर जमीन बहुत गीली हुई तो वो ठीक से नहीं उगेंगे, और उसकी सीड सोइंग स्किल की बदौलत जो अब लेवल 5 पर पहुंच गई है, सेओजुन साफ देख सकता है कि कौन सी जमीन किस फसल के लिए सही है। इस हालात में ये स्किल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित होती है। इसके साथ सेओजुन किसी भी पौधे को लगाते समय लगभग 100% सक्सेस रेट हासिल कर सकता है। जल्द ही लिजर्ड मैन आर्मी भी ज्यूल फ्रॉग्स की ग्रीन अनियंस लगाने में मदद करना शुरू कर देती है और वो दलदल धीरे धीरे एक बैटलफील्ड रेडी फार्मिंग जोन में बदल जाता है। जैसे जैसे वो पूरी रफ्तार से फार्म करते हैं, सेओजुन सोचता है कि एक बार ये पूरा हो जाए तो 67th फ्लोर खुद ही लोकस्ट्स को संभाल सकेगा। शुरू से ही उसका मकसद नाविया स्वैम्प में ज्यूल फ्रॉग्स के विलुप्त होने को रोकना था। ठीक तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसी समय ब्लैक वॉरियर रैबिट को अचानक कुछ असामान्य महसूस होता है। रेड रिबन प्रिंसेस पूछती है कि क्या हुआ, और ब्लैक वॉरियर रैबिट ऐलान करता है कि पर्पल लोकस्ट्स आ रहे हैं। सिर्फ कुछ नहीं, एक विशाल लहर, एक और झुंड बहुत तेज रफ्तार से सीधा उनकी तरफ आ रहा है और सबको तुरंत तैयार होने की जरूरत है। ब्लैक वॉरियर रैबिट अपने भरोसेमंद हथौड़े को तैयार करता है। पर्पल लोकस्ट्स का एक विशाल झुंड उनके सिर के ऊपर एक आले बैंगनी तूफान की तरह दिखाई देता है। फ्रॉग्स एक पल के लिए पैनिक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेओजुन और बाकियों को भरोसे के साथ खड़ा देखते हैं, वो शांत हो जाते हैं। थियो एक टेढ़ी मुस्कान देता है और कहता है कि वो उन्हें मार मार कर भुरता बना देगा और फिर बाद में वो डिलीशियस मीट खाएगा। बेबी बियर अपने डंडे को कसकर पकड़ता है और वो भी एक्साइटेड हो जाता है, कीड़ों को तोड़ने के लिए तैयार, जैसे ये कोई खेल हो। सेओजुन तुरंत ऐलान करता है कि सबको डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस चबाने चाहिए और अपने ब्लेडेड ग्रीन अनियंस को हथियारों की तरह यूज करना चाहिए ताकि वो लोकस्ट्स को बीच से काट सके। बेबी बियर और बाकी सब चबाना शुरू कर देते हैं और थियो चिढ़कर बड़बड़ाता है, ये कहते हुए कि चाहे वो उन पर्पल लोकस्ट्स को कितनी बार भी देखे, वो हमेशा घिनौने और गंदे होते हैं, लेकिन पकने के बाद टेस्टी भी होते हैं। यम। लड़ाई शुरू होती है। हम ज्यूल फ्रॉग्स, बेबी बियर और लिजर्ड मैन को लड़ाई के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, जबकि वो डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस खा रहे हैं, जिससे उन्हें 1 घंटे के लिए जहर से सुरक्षा मिल रही है। सेओजुन ऐलान करता है कि उनका एकमात्र मिशन नाविया स्वैम्प की रक्षा करना है। वो अपना डैगर और कुल्हाड़ी निकालता है, अपने भरोसेमंद साथियों के साथ लड़ने के लिए तैयार। आयोना लगातार बिजली के हमले करती रहती है, पर्पल लोकस्ट्स को आसानी से फटते हुए पटाखों में बदलती रहती है। बेबी बियर अपना विशाल लकड़ी का लठा घुमाता है, रेड लोकस्ट्स को हवा में ही तोड़ता रहता है। ब्लैक वॉरियर रैबिट और लिजर्ड मैन तलवारों और हथौड़ों के साथ खूंखार तरीके से लड़ते हैं, जितना हो सके उतने पर्पल लोकस्ट्स को नष्ट करने का पक्का इरादा किए हुए। इन सब के बीच में है सेओजुन, अपने दोनों हथियारों के साथ झुंड को काटते हुए, लगातार सटीकता के साथ उनकी बनावट को तोड़ते हुए। फिर थियो ज्यूल फ्रॉकिंग को अपनी बाहों से छोड़ देता है। लॉर्ड जेरियन आगे छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर लगा ज्यूल कई रंगों में तेज चमकने लगता है। सेकंड्स में वो अपने असली विशाल आकार में वापस आ जाता है। उसका पेट फूल जाता है क्योंकि भूख उसके अंदर उमड़ रही है। वो पर्पल लोकस्ट्स को ऐसे घूरता है जैसे वो और कुछ नहीं, बस स्नैक्स हो। लार कपक रही है और एक खतरनाक हंसी के साथ वो उन्हें निगलने के लिए तैयार होता है। यहाँ तक कि लोकस्ट भी उसकी मुस्कान देकर डरे हुए लगते हैं, और सच कहूं तो कहानी को उनके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। लॉर्ड जेरियन अपनी जीभ को फिर से हेलीकॉप्टर की तरह घुमाना शुरू करता है। एक बार में कई लोकस्ट्स को पकड़ लेता है। वो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के हजारों की तादाद में खाता है, एक के बाद एक निगलता जाता है जैसे वो आसमान साफ कर रहा हो, जिन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जिनमें सेओजुन और रेड रिबन प्रिंसेस शामिल है, वो पूरी तरह शॉक्ड है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा और वो चाहते हैं कि वो ऐसा करता रहे। इस बीच बाकी ज्यूल फ्रॉग्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। भले ही वो छोटे हैं, वो भी लोकस्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब वो बिल्कुल भी जहरीले नहीं है। तामाराव पर्पल लोकस्ट्स को काटता है, उन्हें साफ तरीके से बीच से काटते हुए, जब तक कि वो अचानक कुछ चौंकाने वाला नोटिस नहीं करता। पर्पल लोकस्ट्स अपना रंग पर्पल से रेड में बदल रहे हैं। तामाराव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि लोकस्ट्स पतन की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने असली रेड लोकस्ट फॉर्म में वापस बदल रहे हैं। राहत की एक लहर उस पर छा जाती है, उसके सीने में उम्मीद जागती है। इसका मतलब है कि लोकस्ट्स अब पहले जितने जहरीले और खतरनाक नहीं रहे। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिससे हर कोई खुश हो जाता है, सेओजुन भी। सेओजुन इसे जोर से पढ़ता है, ऐलान करता है कि जैसे जैसे लोकस्ट पॉपुलेशन कम हो रही है, पर्पल लोकस्ट वापस रेड लोकस्ट्स में बदल रहे हैं। सेओजुन मुस्कुराता है और सभी छोटे बड़े प्यारे जीवों को उन्हें पीछे धकेलने के लिए उकसाता है। हर कोई एक सुर में चिल्लाता है जैसे ही वो हमलों की एक और लहर शुरू करते हैं, और फाइनली झुंड बिखरना शुरू हो जाता है। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, हम थियो को राहत की सांस लेते हुए देखते हैं। बाकी सब ने भी लड़ाई का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। थियो खुश है कि वो बिना किसी को चोट लगे जीत गए, ये रियलाइज करते हुए कि ये ब्लेडेड ग्रीन अनियंस और डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस की असली ताकत है। यहाँ तक कि लॉर्ड जेरियन अपनी दावत के बाद जोर से डकार जेता है, साफ तौर पर संतुष्ट है। लिजर्ड मैन का एक सिपाही सेओजुन के पास आता है और इज्जत से उसे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन बुलाता है।
दो जूएल फ्रॉग्स थोड़ी देर बाद उसके पीछे आते हैं, गहराई से झुकते हैं और उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जूएल फ्रॉग्स वादा करते हैं कि अब से वो ब्लेडेड ग्रीन अनियंस और डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस दोनों की खेती खुद करेंगे। वो कसम खाते हैं कि वो बचे हुए लोकस्ट्स को खत्म कर देंगे और नाविया स्वॉर्म की रक्षा खुद करेंगे। उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन सियोजन को बताता है कि उसने फाइनली लगभग एक पूरे साल के बाद मिड लेवल मैनेजर क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इनाम के तौर पर उसे 3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 50,000 टावर कॉइन्स मिलते हैं। सियोजन को मुश्किल से यकीन हो रहा है। उसे लग रहा है जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। ठीक तभी टैमरो फिर से आगे बढ़ता है और सियोजन को भी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन बुलाता है। टैमरो ईमानदारी से कबूल करता है कि वो इस पूरी स्थिति के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। सियोजन को एक एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट मिलता है और वो सोचता है कि टैमरो का क्या मतलब है, और फिर एक फ्लैशबैक सच्चाई को सामने लाता है। लिजर्ड मैन ने उस सुअर टारेक पर भरोसा किया, जो असल में लोकस्ट्स को काबू किए जाने के बाद भी उन्हें खिलाने के पीछे का मास्टरमाइंड था। उस कमीने ने 67th फ्लोर का खाना लोकस्ट्स को खिलाया, उनकी आबादी बढ़ाई जब तक कि एक आपदा नहीं बन गई। टैमरो को उससे लगातार इनाम मिलते रहे और उसने कभी शक नहीं किया कि कुछ गलत था। अब टैमरो एक रिवॉर्ड बॉक्स निकालता है और उसे खोलता है। सियोजन को वो चीज दिखाता है जो उसे उस सुअर से मिली थी, एक बड़ा टावर गोल्ड कॉइन। इसे बदलने से सियोजन को 50,000 टावर कॉइन्स मिलेंगे, जो एक पूरे गांव के 1 महीने तक जिंदा रहने के लिए काफी हैं। टैमरो इसे पेश करता है, इसे ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को कुर्बान करना चाहता है, लेकिन सियोजन विनम्रता से मना कर देता है। सियोजन उससे कहता है कि ये ठीक है और इसके बजाय लिजर्ड मैन को निर्देश देता है कि वो उस इनाम का इस्तेमाल लड़ाई से हुई तबाही के बाद 67th फ्लोर को फिर से बनाने के लिए करे। ठीक तभी एक ब्लू ऑरा अचानक सबको घेर लेती है। सिस्टम नोटिफिकेशन ऐलान करता है कि वो 30 सेकंड्स में 99th फ्लोर पर वापस लौट जाएंगे। ये सुनकर टैमरो बहुत भावुक हो जाता है। जूएल फ्रॉग्स उस लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन की दरियादिली से हैरान है और अपने दिलों में उस मंजिल के मॉन्स्टर सियोजन को हमेशा के लिए फॉलो करने की कसम खाते हैं। जल्दी ही ब्लू ऑरा पूरी तरह से सबको ढक लेती है और वो ऊपर आसमान में शॉट होते हैं, 99th फ्लोर पर वापस टेलीपोर्ट होते हुए। फाइनली इतने लंबे समय के बाद वो एक बार फिर 99th फ्लोर को देखते हैं। यहाँ तक कि सियोजन भी इमोशनल महसूस करता है, ये रियलाइज करते हुए कि कितना समय हो गया है। सब कुछ झेलने के बाद ताज़ी हवा बहुत अच्छी लग रही है। घास, फसलों और जिंदगी की महक इतनी अच्छी है कि ये लगभग सपना लगती है। अचानक ब्लैक वुल्फ, व्हाइट वुल्फ, पूरा रैबिट फैमिली और प्यारे नन्हे खरगोश आगे भागते हैं। वो बहुत खुश हैं कि उनका मालिक सियोजन फाइनली सही सलामत वापस आ गया है। वो उसके चारों तरफ कूदते हैं, रोते हुए और खुशी से चीखते हैं। सियोजन तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, सबका हालचाल पूछता है और इस बात पर अचरज करता है कि बेबी रैबिट्स कितने बड़े हो गए हैं। वो उन्हें प्यार से सहलाता है और मानता है कि उसने उन्हें कितना मिस किया है। लेकिन फिर थियो अपने पीछे देखता है और कुछ अजीब नोटिस करता है। 99th फ्लोर पर चुपचाप घुसते हुए कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड गेरियन, ज्वेल फ्रॉग किंग है। थियो शॉक्ड है कि गेरियन उनके पीछे पीछे ऊपर तक आ गया, लेकिन गेरियन बस इतना कहता है कि थियो अब उसका मास्टर है, बेशक वो अपने मास्टर को फॉलो करेगा और जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा। थियो उलझन में दिखता है, पक्का नहीं कि उसे गर्व होना चाहिए या डरना चाहिए। इस बीच सियोजन फूले हुए नन्हे खरगोशों को पकड़ते हुए मदर रैबिट और फादर रैबिट की तरफ मुड़ता है और बैट बैट के बारे में पूछता है, सोचते हुए कि वो कैसा है और क्या वो ठीक से घुल मिल गया, क्योंकि उन्हें उसे आखिरी बार देखे हुए बहुत समय हो गया है। मदर रैबिट उस घर की तरफ इशारा करती है जो उन्होंने सियोजन के लिए बनाया था और अंदर कई क्वीन बीज और वर्कर बीज बैट बैट का ख्याल रख रही हैं, जैसे वो कोई रॉयल्टी हो। बैट बैट छांव में उल्टा लटका हुआ शांति से और खुशी से सो रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बैट को होना चाहिए। मदर रैबिट समझाती है कि बैट बैट पूरे समय बिल्कुल ठीक रहा है, सबकी देखरेख में सुरक्षित और आरामदायक। सियोजन का चेहरा नरम हो जाता है और एक पल के लिए टावर का सारा तनाव गायब हो जाता है। बैट बैट को सुरक्षित देखकर उसे लगता है कि वो सच में घर आ गया है। सियोजन फिर चारों तरफ देखता है और कुछ और नोटिस करता है जो उसे और भी ज्यादा हैरान करता है। खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं, फार्म बिल्कुल भी नहीं बदला है, असल में ये पहले से भी बेहतर लग रहा है। नई फसलें अब पूरी तरह उग चुकी हैं, टमाटर, आलू और कई दूसरी सब्जियां खूबसूरती से लहलहा रही हैं, ताज़ा और सेहतमंद। फार्मर रैबिट समझाता है कि ग्राइनियर विलेज के निवासी काम में मदद करने के लिए उत्सुक थे। भले ही वो पहले अपने वॉन्डरिंग मर्चेंट के कामों के लिए बिखर गए थे, वो सब फिर से वापस आए और सियोजन के बाहर रहने के दौरान खेत का बहुत सारा काम पूरा किया। सियोजन हक्का बक्का है, उन्होंने सच में उसके बिना सब कुछ संभाल लिया। ठीक तभी आर्किटेक्ट रैबिट सियोजन की तरफ भागते हुए आते हैं, उसे एक्साइटेडली पुकारते हुए। वो उसे बताते हैं कि जब वो बाहर था तो उन्होंने कुछ तैयार किया और वो पूछते हैं कि क्या वो उनके पीछे आना चाहेगा। सियोजन उत्सुकता से फॉलो करता है और सीन 99th फ्लोर के नीचे वाले गड्ढे के पास एक जानी पहचानी जगह पर शिफ्ट होता है। सियोजन तुरंत जगह को पहचान लेता है,
ये गुफा का प्रवेश द्वार है। आमतौर पर उसे प्याज के पत्तों से बनी एक जोखिम भरी सीढ़ी का इस्तेमाल करके नीचे जाना पड़ता था और वो असल में मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन अब कुछ अलग है। सियोजुन नीचे देखता है और फर्श पर एक ट्रैप डोर नोटिस करता है जो पहले वहां नहीं था। वो उसे खोलता है और थियो तुरंत अंदर झांकता है, उस नाक में दम करने वाली ऑरेंज कैट की तरह जो वो है। जिस पर ट्रैप डोर खुलता है, सबको रियलाइज होता है कि गुफा में घुसना अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्ट रैबिट्स ने एक पक्की सीढ़ी बना दी है जो गहराई तक नीचे जाती है। सियोजुन अंदर चलना शुरू करता है और जिस पल वो कदम रखता है, वो नोटिस करता है कि कई मोमबत्तियां पूरे रास्ते को रोशन कर रही हैं, अंधेरे को दूर रख रही हैं। सीढ़ी स्मूथ, मजबूत और सुरक्षित है। सियोजुन संतुष्टि और राहत की एक लहर महसूस करता है। अब से वो ऊपर से किसी के खींचने की जरूरत के बिना आजादी से आ जा सकते हैं। सियोजुन तुरंत समझ जाता है कि आर्किटेक्ट रैबिट्स ने इस पर कितनी मेहनत की होगी और वो सचमुच खुश महसूस करता है, क्योंकि अब उसे गुफा में घुसने या निकलने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। और फिर फ्लेम अचानक सियोजुन को पुकारती है, उसे मास्टर बुलाते हुए। सियोजुन उसकी आवाज की तरफ मुड़ता है और जो वो देखता है उससे वो रुक जाता है। फ्लेम के बगल में दो नए जीव खड़े हैं, दो बेबी एंड ट्रीज, दोनों चमकते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सियोजुन को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उनकी दुनिया का केंद्र हो। पहले जब सियोजुन गया था तब वहां सिर्फ एक पेड़ था। यहां तक कि बेबी बेयर अपना सिर टेढ़ा करता है, उलझन में, सोचते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। फिर सियोजुन को कारण पता चलता है। पहली चींटी, जिसका नाम पसाकी था, उसने और बीज पैदा किए, जिसका मतलब है कि फ्लेमिंग ट्री के पास अब साथी हैं। कहानी एक गंदा मजाक शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को तुरंत रोक लेती है, क्योंकि नहीं, ये यूनिसेक्स मैजिक ट्री रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कोई अजीब चींटी तोड़ने वाला काम नहीं। ठीक है, सियोजुन के लिए हालांकि ये बहुत अच्छी खबर है। ज्यादा एंट्रीज का मतलब है कि फ्लेम अब अकेली नहीं रहेगी और फ्लेमिंग ट्री के पास अब उसकी रक्षा करने के लिए ज्यादा साथी होंगे। ठीक तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ये बताता है कि एलियन सियोजुन को वापस आया देखकर शॉक्ड है। सियोजुन स्वाभाविक रूप से मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन एलियन उसके खुशमिजाज चेहरे को देखकर राहत और चिड़न दोनों महसूस करती है, क्योंकि ये उसे इतना ज्यादा चिंता करने के लिए बेवकूफ महसूस कराता है। वो उन भावनाओं को एक तरफ हटा देती है और सियोजुन से कहती है कि इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसके पास अभी उसे देने के लिए कुछ है। सियोजुन हैरान होता है, सोचते हुए कि ये क्या हो सकता है। वो तुरंत सोचता है कि ये कोई और घिनौना जहरीला पोषण हो सकता है। नहीं शुक्रिया, छी। लेकिन एलियन उसे शिकायत भी नहीं करने देती। एडमिनिस्ट्रेटर टावर के अंदर एलियन नीली किताब खोलती है और क्रिस्टल ऑब में जादू भरना शुरू करती है। वो सियोजुन से कहती है कि वो इसे उसकी सारी मेहनत के इनाम के तौर पर समझे। जैसे ही मंत्र एक्टिवेट होता है, सियोजुन सिर से पैर तक एक ब्लू ऑरा में घिर जाता है। वो अकड़ जाता है जैसे ही ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर उसके शरीर में बहती है। कुछ साफ तौर पर बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर से ऊर्जा फूट रही है, हर मांसपेशी, हर हड्डी, हर सांस को भर रही है। एलियन शांति से मुस्कुराती है और उससे कहती है कि वो इसका इंतजार करे, क्योंकि उसने फाइनली उसके लिए सबसे उपयुक्त महान स्किल ढूंढ ली है। ये है अनब्रेकेबल बॉडी की स्किल, जो मिड लेवल मैनेजर सियोजुन को दी गई है, एक पैसिव स्किल। और सिर्फ तभी सियोजुन को रियलाइज होता है कि इसका मतलब क्या है। अनब्रेकेबल बॉडी के साथ सियोजुन का फिजिकल बॉडी कभी टूट नहीं सकता, जिसका मतलब है कि वो अब अपने शरीर की वजह से नहीं मर सकता। सियोजुन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका मुंह धीरे धीरे खुलता है, जैसे ही ये एहसास एक हथौड़े की तरह लगता है। क्या मैं अब अमर हूं? ये ख्याल उसे इतना गहरा शॉक देता है कि वो बस वहां जमा खड़ा रहता है, अविश्वास में सोचता है कि क्या वो सच में अजय बन गया है। जैसे ही सियोजुन में अपने शरीर से ब्लू एनर्जी को गायब होते देखा, वो उलझन में माथे पर बल डालता है। उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं बदला। उसका शरीर अभी भी वैसा ही महसूस हो रहा था, उसकी सांसें अभी भी सामान्य लग रही थीं, और उसने ये भी सोचा कि क्या स्किल फेल हो गई। सियोजुन बड़बड़ाता है कि उसे ज्यादा ताकतवर महसूस नहीं हो रहा, उसे ज्यादा सख्त महसूस नहीं हो रहा, उसे बस हमेशा जैसा महसूस हो रहा है। और जिस पल वो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, बेबी बियर की आंखें एक वैज्ञानिक की तरह चमक उठती हैं, जिसे अभी अभी एक जिंदा टेस्ट सब्जेक्ट मिल गया हो। इससे पहले कि सियोजुन उसे रोक पाता, बेबी बियर अपना भरोसेमंद लकड़ी का हथियार पकड़ता है और उसे पागलपन वाली ताकत के साथ सीधा सियोजुन के सिर पर दे मारता है। बूम! टक्कर से सियोजुन के सिर से धुआं निकलता है और हर कोई शॉक में जम जाता है। सियोजुन दर्द महसूस करता है, असली दर्द, और एक सेकंड के लिए उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। आमतौर पर उसका सिर भरता बन जाता, लेकिन इस बार उसका सिर सलामत रहता है। वो चटकता नहीं है, वो टूटता नहीं है, वो बस लड़खड़ा कर पीछे हटता है। चक्कर आ रहे हैं, ऐसे घूर रहा है जैसे वो जन्नत और जहन्नुम दोनों को एक साथ देख रहा हो। बेबी बियर का चेहरा चमक उठता है जब बेबी बियर को रियलाइज होता है कि उसके डैड को चोट नहीं लगी और उनका सिर नहीं गिरा। वो बहुत खुश हो जाता है, चिल्लाता है कि उसके डैड फाइनली स्ट्रांग बन गए हैं। थियो की आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि थियो भी इससे इनकार नहीं कर सकता
सकता। सियोजुन ने एक भालू का पूरा ताकतवर वार लेने के बाद भी नहीं टूटा। फ्लेम, जो सियोजुन के ठीक बगल में खड़ी है, अपने मास्टर के लिए चिंतित दिखती है और हर कोई नोटिस करता है कि वो पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है। एक मजबूत मौजूदगी के साथ लंबी खड़ी है, जैसे वो चुपचाप उसकी रक्षा कर रही हो। लेकिन सियोजुन रोने लगता है, भावुक रोना नहीं, दर्द वाला रोना। वो अपना सिर पकड़ता है और चिल्लाता है कि वो अभी भी दर्द महसूस कर सकता है और इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो बेबी बियर को घूरता है और उसे चेतावनी देता है कि ऐसे अचानक हमले के लिए आज रात डिनर की उम्मीद ना रखे। बेबी बियर भी रोने ही वाला होता है, जोर जोर से माफी मांगता है और दुनिया का सबसे उदास बेबी बियर दिखता है। सियोजुन अपनी आंखों में आंसुओं के साथ उसका सिर सहलाता है, फिर टावर एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ मुड़ता है और उस शानदार तोहफे के लिए उसका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता है, भले ही उसकी खोपड़ी ने अभी अभी अपनी खुद की एक जंग लड़ी हो। एलिन यही नहीं रुकती। वो सियोजुन से कहती है कि अब से वो चीजें उसकी देखरेख में छोड़ रही है और वो एक बार फिर उसकी मदद के लिए और स्किल्स ढूंढेगी। वो कसम खाती है कि वो एक ऐसी स्किल ढूंढेगी जिससे सियोजुन को बिल्कुल भी दर्द महसूस ना हो, क्योंकि वो अपने सियोजुन को दर्द महसूस नहीं करने दे सकती ना। उसकी आवाज गंभीर है लेकिन अजीब तरह से भावुक भी है, जैसे वो दर्द के वजूद को ही मिटाने की योजना बना रही हो। सियोजुन अभी भी अपना सिर पकड़े हुए हैं, जबकि आभारी दिखने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। सियोजुन को बताया जाता है कि एक जॉब क्वेस्ट ट्रिगर हो गया है। क्वेस्ट का नाम है द जॉय ऑफ हार्वेस्टिंग और जरूरत है हार्वेस्टिंग स्किल को 1,00,000 बार यूज करना। सियोजुन का लगभग दम घुट जाता है। सच में 1,00,000? डैम। सियोजुन गर्व महसूस करता है लेकिन डरा हुआ भी है, क्योंकि 1,00,000 हार्वेस्ट कंप्लीट करना साफ तौर पर कोई आसान काम नहीं है। ये मूल रूप से उसे तब तक फुल टाइम फार्मर बनने के लिए कह रहा है जब तक कि उसके हाथ टूट ना जाए। सीन अचानक रैबिट किंगडम फ्लोर पर शिफ्ट होता है। ग्रीड वहां है, अपनी पुरानी तस्वीर को घूर रहा है, जैसे कोई खुद से प्यार करने वाला प्राणी अपने ही चेहरे की तारीफ कर रहा हो। एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है कि एक जरूरी रिपोर्ट है। ग्रीड इजाजत देता है और मैसेंजर समझाता है कि वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन ने ग्रीड को एक समन भेजा है। मामला गंभीर है क्योंकि मोटे सुअर तारिक को बनी प्रिंसेस को किडनैप करने में नाकाम रहने के बाद पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान तारिक ने ग्रीड का नाम लिया और अब ग्रीड भी एक सस्पेक्ट है। ग्रीड की आंखें मारने के इरादे से भर जाती हैं। वो सोचता है कि तारिक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ग्रीड ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया क्योंकि तारिक एक साथी बोर एल्डर था और ग्रीड ने उसे काम करने के लिए एक जरूरी प्राचीन वस्तु भी सौंपी थी। अब तारिक की गलती की वजह से वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन, एक संगठन जिसे ग्रीड ने पैसा दिया, उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। ग्रीड मैसेंजर की तरफ मुड़ता है और मांग करता है कि क्या कोई ठोस सबूत है जो उसे तारिक से जोड़ता हो। मैसेंजर जवाब देता है कि सच में कुछ सुराग है। मैजिक एसोसिएशन की हेड आयोना और इंस्पेक्टर फॉक्स की अगुवाई वाली इंस्पेक्शन ब्यूरो ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। हम इंस्पेक्टर फॉक्स को तारिक को 8 क्रिमिनल चार्जेस में गिरफ्तार करते हुए देखते हैं, जिसमें किडनैपिंग, गैर कानूनी कैद और ब्लैकमेल शामिल है। अधिकारियों ने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके तारिक का कबूलनामा हासिल कर लिया और तारिक पूरी तरह बेनकाब हो गया। वो खुलासा करता है कि वो ही था जिसने रेड लोकस्ट को खिलाया था और एक बार जब सब कुछ तबाह हो जाता और खाने की सप्लाई खत्म हो जाती तो 67th फ्लोर लॉर्ड ग्रीड के कंट्रोल में आ जाती। ग्रीड समन को पढ़ता है और शुद्ध गुस्से में वो उसे फाड़ देता है। वो मैसेंजर को जाने के लिए कहता है, उसे छोड़ने के लिए कहता है और अपनी तस्वीर को घूरना जारी रखता है, अभी भी विश्वास करने में असमर्थ कि मर्चेंट एसोसिएशन ने उसे तलब किया और उसे पर्सनली आगे आने के लिए मजबूर किया। ग्रीड फिर एक बुक शेल्फ से एक काली किताब निकालता है, एक ऐसी किताब जिसे उसने कभी नहीं पढ़ा। वो काली किताब असल में एक हिडन पैसेज की चाबी है। बुक शेल्फ एक तरफ हट जाती है, एक अंधेरे रास्ते को उजागर करती है। ग्रीड अंडरग्राउंड उतरता है और एक विशाल गेट खोलता है जिस पर एक विशाल सुनहरा धनुष बना हुआ है। गेट के उस पार एक व्हाइट ड्रैगन स्टैचू खड़ा है जो पूरे कमरे में बिखरे हुए सोने के विशाल ढेरों से घिरा हुआ है। ये जगह बताती है कि वो सुअर सच में कितना लालची है। अचानक व्हाइट ड्रैगन स्टैचू बोलना शुरू कर देती है। उस आवाज को सुनकर ग्रीड तुरंत सम्मान में झुक जाता है। उस मूर्ति के माध्यम से बोलने वाले ग्रेट व्हाइट ड्रैगन का अभिवादन करता है। व्हाइट ड्रैगन की आंखें लाल ऊर्जा से चमकती हैं जैसे ही वो ग्रीड को घूरते हैं और हवा दम घोटने वाली हो जाती है। सीन वापस 99 फ्लोर केव में शिफ्ट होता है। रैबिट फार्मर्स चेरी टमाटरों की कटाई कर रहे हैं जबकि दूसरे खरगोश और चींटियां पानी दे रहे हैं। फ्लेम और नए पौधों की देखभाल कर रहे हैं। बेबी बियर पास की झील से पानी इकट्ठा करने में मदद करता है और छोटे खरगोश के बच्चे उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो उनका बड़ा भाई हीरो हो। रेड रिबन प्रिंसेस के साथ बहुत दरियादिली से पेश आया जाता है। आर्किटेक्ट रैबिट्स उसे वो सब कुछ पेश करते हैं जो उन्होंने काटा है, जैसे वो कोई सम्माननीय मेहमान हो। हर कोई सियोजुन को दबी आवाज में नंबर गिनते हुए नोटिस करता है। उसकी आंखें गंभीर हैं क्योंकि उसके दिमाग में हार्वेस्ट क्वेस्ट उसे एक भूत की तरह परेशान कर रहा है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। सियोजुन और ब्लैक वॉरियर रैबिट किसी ऐसी चीज को खींच रहे हैं जो जमीन में मजबूती से गड़ी हुई है। वो चाहे कितनी भी जोर से खींचे, वो बाहर नहीं आ रही।
एक मोटी लाल बेल कई पत्तों के साथ एक अचल राक्षस की तरह खड़ी है। सियोजुन को रियलाइज होता है कि ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि थियो कहता है कि उसने पहले कभी इतनी बड़ी स्वीट पोटैटो वाइन नहीं देखी, जिसका मतलब है कि जमीन के नीचे एक विशाल शकरकंद दबा होना चाहिए। जिस पल बेबी बियर मैसिव स्वीट पोटैटो शब्द सुनता है, उसकी आंखें शुद्ध भूख और ताकत से चमकने लगती हैं। ताकत का एक अचानक उछाल उसे हिट करता है और वो बड़ा और बड़ा होने लगता है। वो दोनों हाथों से बेल को पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से खींचना शुरू करता है। सियोजुन और थियो पीछे हट जाते हैं और बेबी बियर के लिए जोर से चीयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मैच में सपोर्टिव पेरेंट्स चिल्लाते हैं। बेबी बियर अपनी पूरी ताकत से चीखता है और जमीन चटकने लगती है। धीरे धीरे शकरकंद बाहर निकलना शुरू होता है। सियोजुन और थियो बढ़ा चढ़ाकर हैरान चेहरे बनाते हैं। उनके मुंह कार्टून्स की तरह खुले हुए हैं। फाइनली पूरा शकरकंद किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा बाहर आता है और बेबी बियर अपने बेबी फॉर्म में वापस आ जाता है, गर्व से हाफते हुए। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो सियोजुन को सूचित करता है कि ये एक जायंट पंपकिन स्वीट पोटैटो है जो टावर में उगाया गया है। पर्याप्त सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स के कारण इसका स्वाद स्वादिष्ट है, लेकिन इसने सारे पोषक तत्व सिर्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लिए। नतीजतन ये खाने पर कोई इफेक्ट्स नहीं देता और लगाए जाने पर भी अंकुरित नहीं होगा। ये एक एफ ग्रेड क्रॉप है जिसकी एक्सपायरी डेट 45 दिन है। हर कोई शकरकंद के ऊपर चढ़ जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि ये असली है। यहाँ तक कि सियोजुन भी हक्का बक्का है। इनमें से बस एक ही सबको लंबे समय तक खिलाने के लिए काफी होगा। बेबी बेयर और इंतजार नहीं कर सकता और अपने डैड से कहता है कि वो इसे तुरंत खाना चाहता है। लेकिन तभी सियोजुन अपने मौजूदा मिशन को चेक करता है और कुछ दर्दनाक देखता है। उसने हार्वेस्ट स्किल का इस्तेमाल सिर्फ लगभग 3000 बार किया है, जबकि उसे 1,00,000 बार की जरूरत है। सियोजुन सोचता है कि वो इसे कभी पूरा कर पाएगा या नहीं। फिर भी वो अपने आसपास के खुश प्यारे मॉन्स्टर्स को देखता है और ऐलान करता है कि उन्हें पहले खाना चाहिए। बेबी बेयर ने कड़ी मेहनत की और यहाँ तक कि पहले वाली पनिशमेंट आधिकारिक तौर पर वापस ले ली गई है। बेबी बेयर को आखिरकार डिनर मिलेगा। हर कोई खुशी से मुस्कुराता है और वो आरामदायक माहौल एक गर्म कंबल की तरह वापस आ जाता है। सियोजुन डायमेंशनल स्पेस की निकालता है और डायमेंशनल गेट को सीधे 99th फ्लोर की गुफा में खोलता है। फिर वो बेबी बेयर से अंदर से 10 पर्पल लोकस्ट्स निकालने के लिए कहता है। बेबी बेयर तुरंत अंदर भागता है और लोकस्ट्स को ऐसे निकालना शुरू कर देता है जैसे वो ग्रोसरीज इकट्ठा कर रहा हो। वुल्फ चीफ उलझन में घूरता है, जबकि दूसरे खरगोश सिहर जाते हैं और लोकस्ट्स को घिनौना पाते हैं। थियो जल्दी से सबको बताता है कि उन्हें सिर्फ अपीयरेंस से ना परखे, ये समझाते हुए कि उनका स्वाद असल में कमाल का है। खरगोश थियो को ऐसे देखते हैं जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो, क्योंकि उनकी नजरों में वो मूल रूप से कह रहा है, मेरा भरोसा करो भाई, कॉकरोच का स्वाद चिकन जैसा होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, जैसे सियोजुन और बाकी लोग एक बार फिर पर्पल लोकस्ट स्वीट पोटैटो सूप पकाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये पकता है, सियोजुन इसे थोड़ा थोड़ा चखता है, एक सच्चे शेफ की तरह सावधानी से इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट करता है। मदर रैबिट घबराहट से देखती है, स्ट्यू के दिखावे से परेशान। वो सोचती है कि ये संदिग्ध लग रहा है और खाने लायक नहीं है। वो अपने बच्चों को ये अजीब लाल स्ट्यू नहीं खिलाना चाहती। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधे शैतान की जमीन से आया हो। लेकिन वो सियोजुन पर 100% भरोसा करती है, क्योंकि वो जानती है कि सियोजुन उन्हें कभी कुछ हार्मफुल नहीं खिलाएगा। दूसरी तरफ सियोजुन नतीजे से संतुष्ट है। विशाल शकरकंद ने अतिरिक्त मिठास दी और स्वाद को और भी अमीर बना दिया। वो पहला कटोरा आर्टिस्ट रैबिट को देता है और उसे चखने के लिए कहता है, लेकिन कोई हिलने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि मदर रैबिट भी कांप रही है। स्ट्यू खूनी लाल लग रहा है, जैसे बुरे सपनों से बना कोई पोषण। अचानक चबी रैबिट बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है, कटोरा पकड़ता है और लगातार खाना शुरू कर देता है। वो इसे कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देता है और सबको एक ऐसा चेहरा देता है जो साफ कहता है कि वो जन्नत गया और भगवान को खुद देखा। सियोजुन पूछता है कि क्या उसे एक और कटोरा चाहिए, और हाँ भाई, उसे एक और चाहिए। बाकी साथी इसे देखते हैं और रियलाइज करते हैं शायद इस डिश का स्वाद इतना भी बुरा नहीं है। चबी रैबिट उत्साह से वापस भागता है और एक बार जब सब इसे सुरक्षित देखते हैं तो बाकी खरगोश आखिरकार रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ तक कि आर्टिस्ट रैबिट और मदर रैबिट खाना शुरू कर देते हैं, जबकि बेबी रैबिट सिर्फ उस स्वादिष्ट खुशबू को सूंघ सकते हैं। उनकी छोटी नाक फड़फड़ा रही है। मदर रैबिट सावधानी से बच्चों को छोटे छोटे हिस्से खिलाती है। आर्किटेक्ट रैबिट को स्ट्यू अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लगता है और सियोजुन लाइन में लगे हर किसी को एक एक करके कटोरे परोसता रहता है। पूरी गुफा को एक आरामदायक फूड फेस्टिवल में बदल देता है। सियोजुन अगला कटोरा आयोना को देता है, लेकिन वो मना कर देती है। रेड रिबन प्रिंसेस भी मना कर देती है और यहाँ तक कि ब्लैक वॉरियर रैबिट भी मना कर देता है। आयोना समझाती है कि उन्हें जरूरी काम निपटाना है। 55th फ्लोर के मकान मालिक ग्रीड का मुकदमा शुरू होने वाला है। उसे उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने और उसके अनुसार सजा देने का समय आखिरकार आ गया है। सियोजुन सहमत होता है, राहत महसूस करते हुए कि ब्लैक वॉरियर रैबिट उनके साथ जाएगा, क्योंकि कम से कम वो सुरक्षित रहेंगे। और ठीक उसी पल लॉर्ड गेरायन वापस आता है और थियो को पुकारता है। थियो पूछता है कि क्या फ्रॉग ने बाहर अपनी सैर का मजा लिया।
लेकिन गैरायन जवाब देता है कि उसने 99th फ्लोर पर कुछ असामान्य खोजा है। सियोजुन तुरंत क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो क्या है। और जैसे ही सीन बाहर 99th फ्लोर फार्म की तरफ शिफ्ट होता है, सियोजुन और बाकी सब धीरे धीरे ऊपर देखते हैं। उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं क्योंकि कुछ बहुत बड़ा उन पर परछाई डाल रहा है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए। और हर कोई एक ही चीज सोचता है, वो आखिर क्या है। फिर हम देखते हैं कि जो कुछ भी सियोजुन और बाकियों पर वो विशाल परछाई डाल रहा था, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो कोई विशाल दुश्मन नहीं था, वो कोई भयानक टावर क्रीचर भी नहीं था। वो एक और विशाल फसल थी, एक पौधा इतना बड़ा कि उसके पत्ते हवा में पूरे पंखों की तरह फड़फड़ा रहे थे, हवा को ऐसे साफ कर रहे थे जैसे कुदरत खुद अपनी ताकत दिखा रही हो। सियोजुन अपनी आंखें सिकोड़ता है, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये क्या है। एक विशाल गाजर। एक गाजर इतनी विशाल कि ऐसा लगता है जैसे इसे किसी खेती का शौक रखने वाले राक्षस ने उगाया हो। सियोजुन वहां एक सेकंड के लिए खड़ा रहता है, जैसे उसका दिमाग बफरिंग कर रहा हो, सोचते हुए कि उन्हें ऐसी चीज के बारे में क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि बेबी बेयर जम जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बेबी बेयर आमतौर पर विशाल चीजें देखता है और खतरे से पहले खाने के बारे में सोचता है। सियोजुन गंभीरता से सोचना शुरू करता है कि क्या उन्हें पहले आसपास की मिट्टी खोदनी चाहिए ताकि वो गाजर को ठीक से काट सकें, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत जोर से खींचा तो ये टूट सकती है, या इससे भी बदतर, ये वापस मुड़कर उन्हें अगले हफ्ते में थप्पड़ मार सकती है। थियो हालांकि सबको चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि अब हमारा लड़का थियो चमकने वाला है। वो एक मॉन्स्टर बैटल में ट्रेनर की तरह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और मूल रूप से कहता है, मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर वो अपना पॉकेट मॉन्स्टर लॉर्ड गैरायन बाहर फेंकता है, जो तुरंत चमकता है और बड़ा हो जाता है। थियो गैरायन को अपने सामान्य बड़े रूप में बदलने का हुक्म देता है। ज्यूल फ्रॉकिंग आकार में फूल जाता है, मांसपेशियां उभर आती हैं, उसका ज्यूल गर्व से चमक रहा है। वो गाजर की तरफ ऐसे कूदता है जैसे वो खुद धरती से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो। वो गाजर के पत्तों को मजबूती से पकड़ता है और सबको इसे उस पर छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचता है। जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है। गैरायन का पूरा शरीर तनाव में है, नसें उभर रही हैं, पैर कांप रहे हैं और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। फिर भी गाजर जरा भी नहीं हिलती। सियोजुन अविश्वास में घूरता है। गैरायन की ताकत के साथ भी ये नामुमकिन है। सियोजुन अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस करता है और सोचता है कि जमीन के नीचे आखिर क्या दबा है जो इस गाजर को अपनी जगह पर ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे इसे नर्क से जकड़ा गया हो। ठीक तभी सियोजुन एक भारी धमक सुनता है, बूम बूम बूम, और पीछे मुड़ता है। उसी समय बेबी बेयर अचानक एक्साइटेड हो जाता है और कारण तुरंत सामने आ जाता है। मदर बेयर 99th फ्लोर पर वापस आ गई है। बेबी बेयर की आंखें आतिशबाजी की तरह चमकती हैं और वो उसकी तरफ भागने ही वाला होता है, लेकिन स्थिति एक पल में खतरनाक हो जाती है। मदर बेयर किसी वजह से बहुत गुस्से में है और वो सीधे गैरायन को ऐसे घूर रही है जैसे वो उसे ओरिगामी में मोड़ देना चाहती हो। ज्यूल फ्रॉकिंग और रेड मदर बेयर की नजरें मिलती हैं। दोनों शुद्ध मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा वाली ऊर्जा छोड़ रहे हैं। ये ऐसा है जैसे दो बॉसेस गलती से एक ही इलाके में स्पॉन हो गए हों। सियोजुन जल्दी से उन्हें न लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो तुरंत समस्या को समझ जाता है क्योंकि गैरायन तकनीकी रूप से थियो का सबऑर्डिनेट है। लेकिन थियो को कोई अंदाजा नहीं है कि इस टकराव को बिना खाए गए, कुचले गए या भावनात्मक रूप से चोटिल हुए कैसे रोका जाए। ठीक जब ऐसा लगता है कि 99th फ्लोर एक काइजू बैटलफील्ड बनने वाला है, बेबी बेयर एक निडर छोटे बेवकूफ की तरह मदर बेयर और ज्यूल फ्रॉकिंग के ठीक बीच में भागता है। बेबी बेयर उत्साह से अपनी मां को बताता है कि जमीन में एक विशाल गाजर दबी हुई है और वो इसे जल्द से जल्द खाना चाहता है। वो तेजी से समझाता है कि फ्रॉकिंग बुरा नहीं है, उसने इस मंजिल पर हमला नहीं किया, असल में वो थियो का सबऑर्डिनेट है। बेबी बेयर इतने जोश से बात करता है कि ये मूल रूप से शांति, प्यार और गाजर का भाषण है। मदर बेयर आखिरकार अपने आक्रामक रुख से बाहर आती है और विशाल गाजर के पत्तों को देखती है। गैरायन भी रुक जाता है। उसकी जीभ धीरे धीरे वापस अंदर जा रही है, रियलाइज करते हुए कि ये युद्ध शुरू करने लायक नहीं है। वो एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते हैं और फिर सियोजुन को अचानक एक आइडिया आता है। सियोजुन दोनों विशाल जीवों से कहता है कि लड़ने के बजाय उन्हें अपनी ताकत मिलानी चाहिए और गाजर को साथ में बाहर निकालना चाहिए। आखिरकार वो 99th फ्लोर पर दो सबसे ताकतवर जीव हैं। लड़ना उनकी फितरत हो सकती है, लेकिन सहयोग मुमकिन है। दोनों जीव हिचकिचाते हैं, उनकी आंखों में गर्व चमकता है, लेकिन अंत में वो सहमत हो जाते हैं, सिर्फ बेबी बियर की खातिर। उनमें से हर कोई गाजर के पत्तों को पकड़ता है और वो पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचना शुरू करते हैं। जो ताकत वो लगाते हैं वो इतनी विशाल है कि इससे सचमुच भूकंप आ जाता है। जमीन कांपती है, चट्टानें उछलती हैं, हवा हिलती है और सियोजुन सोचता है कि ये गाजर कितनी विशाल होगी जो ऐसे हिंसक झटके पैदा कर रही है। बेबी बियर अपनी माँ के लिए जोर से चीयर करता है, उसे डटे रहने के लिए चिल्लाता है जैसे वो किसी स्ट्रॉन्ग मैन कॉन्टेस्ट में ट्रक खींच रही हो। मदर बियर और गैरियन शिद्दत से संघर्ष करते हैं, उनके शरीर कोशिश से कांप रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे नामुमकिन रूप से गाजर ऊपर उठना शुरू होती है। हर कोई अविश्वास में देखता है। गाजर बाहर आती रहती है और ये रुकती नहीं है, ये बस लंबी और लंबी होती जाती है जैसे ये सीधे टावर के केंद्र से जुड़ी हो। फाइनली सियोजुन और बाकियों के ठीक सामने सुनहरी गाजर पूरी तरह जमीन से बाहर निकल आती है और हवा में तैरने लगती है। मदर बियर थकान से लगभग गिर जाती है, भारी सांसें ले रही है, जबकि गैरियन शॉक में घूर रहा है जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई हो।
बाकी सब जमे हुए हैं। जो वो देख रहे हैं उस पर विश्वास करने में असमर्थ। उस पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ये सीओ जुन को सूचित करता है कि उसने रेड रिबन्स जायंट कैरेट ऑल्टर की कटाई कर ली है। उसका जॉब एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है और उसका हार्वेस्टिंग लेवल 4 प्रोफिशिएंसी काफी बढ़ गया है। इसके अलावा उसे 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। सीओ जुन हका बका है, रेड रिबन्स जायंट कैरेट ऑल्टर क्या बला है। सिस्टम मैसेज सुनकर फादर रैबिट और येलो रैबिट चिल्ड्रन जल्दी से वहां आते हैं। उनके चेहरे शौक और एक्साइटमेंट से पीले पड़ जाते हैं। इससे पहले कि सीओ जुन और सवाल पूछ पाता, एक और सिस्टम विंडो दिखाई देती है। ये बताती है कि सीओ जुन को 24 घंटे के भीतर रेड रिबन्स जायंट कैरेट ऑल्टर पर 10 अलग अलग प्रकार की 100 फसलें चढ़ानी होगी और हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस आयोजित करना होगा। त्योहार पूरा करने का इनाम एक जॉब स्किल है जिसे क्रॉप जाइगेंटिक कहा जाता है। सीओ जुन को मुश्किल से यकीन हो रहा है। उसे इस तैरती हुई गाजर से जुड़ा एक स्पेशल क्वेस्ट मिला है और अब उसे इनाम पाने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस की होस्टिंग करनी होगी। इस बीच गैरियन तैरती हुई गाजर को उत्सुकता से कुरेता है। अभी भी उलझन में है कि ये क्या है, जैसे कोई विशाल मेंढक बच्चा किसी नए खिलौने को छू रहा हो। फादर रैबिट आगे बढ़ते हैं और सीओ जुन को सब कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं ये लेजेंडरी गोल्डन कैरेट ऑल्टर है जो रेड रिबन किंगडम में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ब्लैक आवर लेजेंड्स के अनुसार एक बार जमीन से एक विशाल सुनहरी गाजर निकली और खरगोशों के बीच एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया कि उस पर दावा कौन करेगा। लेकिन केओस के दौरान एक महान खरगोश शांति के लिए चिल्लाया और सुनहरी गाजर के सामने अपना खाना बांटा। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर दूसरे खरगोशों ने भी उसका अनुसरण किया, एक एक करके अपना खाना बांटा। जल्द ही सुनहरी गाजर के सामने एक शांतिपूर्ण उत्सव आयोजित किया गया और वो त्योहार बाद में हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन सीओ जुन के दिमाग में एक सवाल नहीं जा रहा, रेड रिबन किंगडम की लेजेंड से जुड़ी गाजर 99th फ्लोर पर क्यों दिखाई देगी। और उससे भी बड़ा सवाल खास तौर पर बेबी बियर के दिमाग में ये है कि गाजर बिल्कुल भी सुनहरी नहीं है, ये बस विशाल है। सीओ जुन को रियलाइज होता है कि अंतहीन सवाल पूछने से कुछ नहीं बदलेगा, तो वो सिस्टम के निर्देशों का पालन करने का फैसला करता है। कैरेट ऑल्टर का रिबन खोलो और हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस आयोजित करो। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है, सीओ जुन खुद को एक दुविधा में पाता है, उन फसलों को गिनते हुए जो उसके पास अभी हैं। गाजर, चेरी टमेटोज, पंपकिन स्वीट पोटैटोज, मका, सामान्य आलू और ग्रीन अनियंस। वो हर एक 100 निकालता है और सोचता है कि क्या ये काफी है, लेकिन ये अजीब लगता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसने फसलों की एक व्यापक विविधता लगाई थी। फार्मर रैबिट सिर हिलाता है और कहता है कि सीओ जुन सही है। फिर वो सीओ जुन को अपने पीछे आने के लिए कहता है, ये समझाते हुए कि फार्म का पहले ही एक्सपैंड हो चुका है। सीओ जुन पीछे जाता है और अचानक वो रसीली स्ट्रॉबेरीज और यहाँ तक कि चिली पेपर्स देखता है, ऐसी फसलें जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। सीओ जुन को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी कटाई पहले ही हो चुकी है, क्योंकि उसे याद है कि उसने उनके बीज बहुत पहले गाजर के साथ खरीदे थे। बेबी बियर की लार तुरंत टपकने लगती है। उसने इन फसलों को पहले कभी नहीं चखा, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बताते हैं कि वो स्वादिष्ट होंगी। सीओ जुन फाइनली समझ जाता है। फादर रैबिट ने बटाईदार किसान के रूप में बहुत मेहनत की जब सीओ जुन 67th फ्लोर पर बाहर था। उसकी कोशिशों की बदौलत अब उनके पास चढ़ाने के लिए 2 अतिरिक्त फसल प्रकार हैं। फिर फार्मर रैबिट कहता है कि वास्तव में 3 अतिरिक्त फसलें हैं। सीओ जुन हैरानी से मुड़ता है और खरगोश उसे मूंगफली दिखाता है। इससे सीओ जुन और भी खुश हो जाता है, सोचता है कि वो कटाई के लिए पहले ही कैसे तैयार है। और तभी सीओ जुन को रियलाइज होता है कि इसका कारण मिस्टीरियस स्टोन मॉन्यूमेंट होना चाहिए। खरगोश कंफर्म करता है, स्मारक के प्रभाव की वजह से फसलें तेजी से बढ़ रही हैं। सीओ जुन को रियलाइज होता है कि अब उसे फार्म पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसका इतना विस्तार हो गया है और वो उसकी एब्सेंस में फसलों को इतना अच्छा उगाने के लिए सभी खरगोशों का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही खरगोश बेबी बियर के साथ स्ट्रॉबेरीज खाना शुरू करते हैं, बेबी बियर उन्हें एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में भर रहा है। सीओ जुन फिर से अपनी फसल सूची को रिव्यू करता है। गाजर, चेरी टमेटोज, पंपकिन स्वीट पोटैटोज, मका, सामान्य आलू, ग्रीन अनियंस, स्ट्रॉबेरीज, चिली पेपर्स और मूंगफली, ये 9 प्रकार की फसलें बनाती हैं। सीओ जुन के पास एक आखिरी प्रकार कम है और वो थोड़ा माथे पर बल डालता है जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये एक समस्या है। बेबी बियर पहले से ही स्ट्रॉबेरीज खा रहा है जैसे वो जंग की तैयारी कर रहा हो, लेकिन सीओ जुन तनाव में है क्योंकि ऑल्टर क्वेस्ट 10 अलग अलग प्रकार मांगता है। अचानक थियो को कुछ याद आता है। वो सीओ जुन को बताता है कि एक और फसल है। सीओ जुन पूछता है कि वो क्या है और थियो उसे याद दिलाता है कि जब वो 75th फ्लोर पर गए थे तो उन्होंने वो पीरा फल लगाया था जो फ्रॉक क्वीन को हराने के बाद मिला था। बेबी बियर इसे पाइन्स हॉर्न कहता है, लेकिन सीओ जुन उसे प्यार से सही करता है। इसे पाइनएप्पल कहा जाता है। सीओ जुन का चेहरा चमक उठता है, लेकिन फिर उसे एक और समस्या का एहसास होता है। उन्होंने बहुत कम पाइनएप्पल्स लगाए थे और वो हाल ही में लगाए गए थे। उसे शक है कि 10 भी पूरी तरह उगे होंगे। जब तक वो त्योहार के लिए 100 पाइनएप्पल्स काटेंगे, दूसरी फसलें सड़ना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मामले को बतर बनाने के लिए सीड शॉप अभी तक नहीं खुली है। तो सीओ जुन वहां भी फंस गया है। सीओ जुन अपने सीने में दबाव बनता हुआ महसूस करता है, लेकिन वो एक सच जानता है, ओवरथिंकिंग कुछ भी हल नहीं करेगा। वो अभी के लिए लगातार कटाई करने का फैसला करता है, जबकि थियो और बाकी लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं, पहले से ही जानते हुए कि बहुत सारा काम उनका इंतजार कर रहा है। और फिर सीन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अंदर मर्चेंट पैसेज सेंट्रल कोर्ट में शिफ्ट होता है। एक उल्लू जज प्रतिवादी को पुकारता है जो और कोई नहीं बल्कि सुअर ग्रीड है। जज ऐलान करता है कि 67th फ्लोर पर लोकस्ट आउटब्रेक जानबूझकर उकसाया गया था और इसमें ग्रीड और उसके साथियों ने मदद की थी। ग्रीड पर मैजिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट आयोना और साथ ही रेड रिबन किंगडम की प्रिंसेस बूबू के अपहरण को
को उकसाने का आरोप है। इसके अलावा ग्रीड पर देशद्रोह करने, अतीत में रेड रिबन किंगडम पर हमला करने के लिए 55th फ्लोर पर लोकस्ट छोड़ने, राजा और रानी की हत्या करने और सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप है। आउल जज एक के बाद एक आरोपों की सूची बनाता है, फिर एक जोरदार धमाके के साथ मंच पर हथौड़ा मारता है, ऐलान करता है कि इन अपराधों को एड्रेस करने के लिए मुकदमा अब शुरू होगा। फिर भी अपना नाम हर घिनौने आरोप से जुड़ा सुनने के बाद भी ग्रीड सिर्फ एक शैतानी मुस्कान देता है, पूरी तरह बेपरवाह, जैसे उसने पहले से ही कुछ बुरा प्लान किया हो, कुछ बहुत बुरा। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, सीजन 2 आखिरकार आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर फ्राइडे एक नया एपिसोड रिलीज होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे अपना फेवरेट कैरेक्टर कमेंट करना ना भूलें और हैप्पी न्यू ईयर। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।